हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट, जो आपको पता है आप सभी को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड यस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी बायोलॉजी की सुपर फास्ट सीरीज, सुपर 30 सीरीज का सेशन नंबर 1। जी हाँ, आज हम स्टार्ट कर देंगे इस सीरीज को, जो कि सबसे द मोस्ट अवेटेड सीरीज थी फॉर बायोलॉजी फॉर योर मिड टर्म एग्जाम प्रिपरेशन। आज आपको इसका फर्स्ट सेशन मिलने वाला है और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं, आज हम इस सेशन में देखने वाले हैं भाई काफी सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड असर्शन रीजंस टू। अब क्वेश्चंस का नंबर तो आपको पता ही है कि भाई हर सेशन में आपको क्वेश्चंस का नंबर क्या मिलने वाला है, 30, राइट। दैट्स व्हाई द सीरीज इज नेम्ड एज सुपर 30 सीरीज, राइट। हर एक सेशन आपको 30 क्वेश्चंस को प्रोवाइड करेगा। साथ ही साथ मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इस सीरीज का दे दूं बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट किए फिर हम स्टार्ट कर देंगे, हमारे सारे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ जाएंगे, इस सेशन की तरफ बढ़ जाएंगे एक सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरह, ठीक है। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको पहले दे दूं कि हमारी इस सीरीज के अंदर हम किन किन क्वेश्चंस के साथ डील करने वाले हैं, क्या वो कंप्लीट चैप्टर्स होंगे, क्या हमारा सिलेबस है जिसे हम कवर करने वाले हैं और किस पैटर्न पर करने वाले हैं, ठीक है। इन केस अगर कुछ स्टूडेंट्स ने इससे पहले किसी कम्युनिटी पोस्ट को चेक नहीं किया है, इन केस अगर आपने किसी शॉर्ट्स के थ्रू दी गई अपडेट नहीं भी देखी है, इन केस तो भी यहां पर आपको विद इन अ मिनट मैं आपको कंप्लीट अपडेट दे देती हूं कि ये सीरीज क्या है, इसके अंदर हमने कौन से चैप्टर्स को लिया है और किस तरह से हम इसे करने वाले हैं, ठीक है। चलो आ जाओ मेरे साथ, देखते हैं फटाफट से। देखो भाई, आप सभी को पता है हम बात कर रहे हैं अबाउट द सुपर 30 सीरीज, राइट। हम बात कर रहे हैं अबाउट द सुपर 30 सीरीज, राइट नाउ वी आर डीलिंग विद क्लास 11th, राइट ना। इस वक्त हम डील कर रहे हैं किसके साथ, क्लास 11th के साथ। तो मैं आपको 11th का ही बता देती हूं। देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको टाइमिंग्स, राइट। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं द टाइमिंग्स। देखो भाई, टाइमिंग्स आपके क्या हैं। आज 21 सितंबर से आपको ये सेशंस मिलने स्टार्ट हुए हैं, राइट। इस सीरीज की खास बात क्या है, क्यों ये एक सुपर फास्ट, एक सुपर 30 सीरीज है, क्योंकि आपका जितना भी मिड टर्म का सिलेबस है, मिड टर्म एग्जाम के लिए है, राइट। चलो एक बार ये भी लिख देती हूं यहां पर, टारगेट क्या है हमारा, हमारे मिड टर्म एग्जाम का पूरा सिलेबस, राइट। मिड टर्म एग्जाम का, ठीक है ना। सिलेबस पर भी आते हैं, पहले टाइमिंग्स बता देती हूं। टाइमिंग्स के बारे में भाई कहानी ये है कि आज 21 को आप दोनों ही क्लासेस को, ठीक है, आज 11th को तो मिला ही है, साथ 12th को भी मिल गया है। काफी सारे स्टूडेंट्स हमारे ऐसे भी हैं जो 11th और 12th दोनों ही एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ एक पर्टिकुलर की बात नहीं करूंगी जब हम बात कर रहे हैं टाइमिंग्स की, ठीक है। सिलेबस पर हम सिर्फ 11 डिस्कस करेंगे, राइट। तो टाइमिंग्स जो है भाई दोनों की सेम ही है, राइट। 21 सितंबर दैट इज टुडे, आज से आपको मिला है क्या, आज आपको मिला है क्या, सेशन नंबर 1, राइट। आज आप सभी को मिला है क्या, सेशन 1। देन 22 को मिल जाएगा आपको, पहले ये प्लान अल्टरनेट था, राइट, ताकि आप एक दिन सेशन को प्रिपेयर भी करो, लेकिन काफी सारी आप ही लोगों की डिमांड्स आई थी कि मैम हमें बैक टू बैक चाहिए, हमें एज सून एज पॉसिबल चाहिए। तो बस आप ही के लिए तो भाई ये सारा कुछ मैंने प्लान किया है, तो जैसा आप चाहोगे वैसा ही हम करेंगे। तो इट इज 22, राइट। 22 को अब आपको मिलेगा इसका सेशन नंबर 2, बैक टू बैक ये सेशंस आपको मिलेंगे, ठीक है। देन आप देखोगे 23rd, राइट। मैं डायरेक्टली यहां आ जाती हूं, 23rd को मिल जाएगा आपको भाई 3rd, ओके। एंड 24th को मिल जाएगा आपको आपका 4th सेशन, ठीक है। ये होने वाला है हमारा सुपर फास्ट अप्रोच। इन 4 दिन के अंदर आप समझोगे, आप ध्यान से समझोगे, इन 4 दिन के अंदर, ठीक है। देखो, टाइमिंग समझ चुके हो ना, यहां बता दूं मैं अब आपको, ठीक है, इन सेशंस के अंदर का कंटेंट, ठीक है। यहां मैं आपको बता दूं इन सेशंस के अंदर का कंटेंट, ठीक है। इसे मैं यहां रीराइट कर रही हूं, ठीक है। एट लास्ट अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लेना, ठीक है, सब कुछ यहां पर रहेगा अवेलेबल, ठीक है। देखो, टाइमिंग्स की अगर हम बात करें भाई, ये था आपका सेशन 1, देन 2, देन 3 एंड देन 4, राइट। अब देखो सेशन 1 में मैंने आपको बता ही दिया है, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यूज एंड असर्शन रीजंस को, राइट। यही आपका सीबीएसई फॉर्मेट है,
राइट यही फॉर्मेट है। एमसीक्यूज के साथ ही आपको दिए जाते हैं असर्शन रीजन, कुछ 12+4 का फॉर्मेट आपका चलता है, 12 एमसीक्यूज एंड देन 4 असर्शन रीजन, राइट। यही आपका फर्स्ट सेक्शन होता है जिसके साथ अपन आज सबसे पहले डील करने वाले हैं। देन आपके होते हैं वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट, राइट। फिर आपके होते हैं क्या, वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट, जो कि होते हैं आपके 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स के, राइट। इन क्वेश्चंस को हम पूरा टारगेट करने वाले हैं सेशन नंबर 2 के अंदर, पूरे ही सिलेबस के हर एक चैप्टर से इक्वल वेटेज के साथ, क्योंकि मिड टर्म में हम पूरा जो ओवरऑल वेटेज होता है उस पर ध्यान ना देकर इक्वल वेटेज देंगे, ताकि आप उसे चाहे इस सीरीज को मिड टर्म में पढ़ो, आप इसे वापस से अगर एक बार री रिवाइज करोगे फाइनल एग्जाम्स के लिए, तब भी ये सीरीज आपके लिए इफेक्टिव होगी, क्योंकि आपके हर एक चैप्टर के हर तरह के क्वेश्चंस इसके अंदर इंक्लूडेड है, राइट। समझ पा रहे हो आप इंपॉर्टेंस। तो वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट के साथ आप डील करोगे सेशन नंबर 2 में। देन हम डील करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के साथ। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके कौन से होते हैं भाई, कौन से होते हैं, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने यहां पर, ठीक है, ठीक है। ये होते हैं आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चंस। डन। इनके साथ डील करने वाले हैं हम सेशन नंबर 3 में। एंड एट लास्ट जब ये सब कुछ प्रिपेयर कर चुके होंगे, क्यों आपने मैम लास्ट वाला जो सेशन है सबसे लास्ट वाला ही चूज किया, फॉर द केस बेस्ड स्टडीज, ठीक है, फॉर द केस बेस्ड स्टडीज। इसके लिए लास्ट सेशन क्यों चूज किया, रीजन बीइंग कि ये जो लास्ट सेशन आएगा आपका, जब तक आप इन पूरे वेटेज, ठीक है, मैक्सिमम वेटेज जो आपके पेपर के अंदर होता है वो इस तरह के क्वेश्चंस का होता है, केस बेस्ड होते हैं, डेफिनेटली होते हैं, बट वेटेज उतना ज्यादा नहीं है ओवरऑल पेपर के सारे कंटेंट के साथ जब आप कंपेयर करोगे, ठीक है ना। तो कंपैरेटिवली उतना नहीं है केस बेस्ड से। सिर्फ आप लोग डरते हो जब आपका कॉन्सेप्ट यहां पर पूरा बिल्डअप हो चुका होगा। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये हैं आपके कॉन्सेप्ट बिल्डर्स, ठीक है। इस पर भी हम आने वाले हैं, 1 बाय 1 बताती हूं। जब यहां पर आपका पूरा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो चुका होगा, उसके बाद केस बेस्ड से रिलेटेड जितना भी आपके मन में फोबिया है ना, जितना भी आप उसके लेंथी पैराग्राफ्स को देखकर डरते हो, वो पूरा डर ऐसे जाने वाला है, ऐसे जाने वाला है, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैं आपका यहां पर बना चुकी हूंगी। समझ रहे हो बात। लास्ट सेशन के अंदर हम डील करेंगे केस बेस्ड स्टडीज के ऊपर, ठीक है। अब आप समझो केस बेस्ड स्टडीज पूरा मिड टर्म एग्जाम का सिलेबस और 30 क्वेश्चंस, क्या ये मतलब कहीं से भी कुछ कम है भाई? मोर देन सफिशिएंट है पूरा मिड टर्म एग्जाम का सिलेबस, ठीक है। एक ही सेशन में उसके 30 केस बेस्ड स्टडीज, हर एक चैप्टर के उसके अंदर क्वेश्चंस होंगे। ऐसा नहीं है कि किसी चैप्टर को मैंने स्किप कर दिया या किसी चैप्टर के मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस दे दिए, किसी का सिर्फ एक ही दिया, नहीं, हर एक चैप्टर को यहाँ इक्वल वेटेज प्रोवाइड करवाई है, ठीक है। अब आप समझो, ये हो गया आपका केस बेस्ड स्टडीज, ठीक है ना। ये था आपका कंप्लीट फॉर्मेट, ठीक। इसको जरा डब्बे में डाल दें अपन, ठीक है, इसको जरा डब्बे में डाल दें अपन, ठीक है ना। ये हो गया आपका कंप्लीट फॉर्मेट, ठीक है। अरे भाई इन कलर्स की तो क्या ही कहें, हाँ, इन कलर्स का तो क्या ही कहें। आ जा भाई, पिंक आ गया। देखो, तो ये फॉर्मेट आपका चलेगा, ठीक है, टाइमिंग्स एंड फॉर्मेट। ये हो गया आपका टाइमिंग्स एंड फॉर्मेट की बात। अब मैम फटाफट से बता दीजिए, फिर क्वेश्चंस भी तो स्टार्ट करने हैं। तो भाई लास्ट चीज के ऊपर आ जाओ, which is your syllabus, ठीक है। सिलेबस हम क्या कंसिडर करने वाले हैं, देखें भाई ध्यान से, ठीक है। कलर्स को इग्नोर करें जरा सा, ठीक है, कलर्स मेरा साथ यहाँ कभी देते ही नहीं है, ठीक। तो आपको पता ही है बायोलॉजी में तो जादुई शक्तियों का प्रकोप हमेशा से रहा है, जिनसे अपन कभी नहीं डरे, ठीक। तो सिलेबस की बात यहाँ चल रही है। सिलेबस में मैं आपको कवर करवा दूंगी यहाँ से, ठीक है, बिगिनिंग से, ठीक है, बिगिनिंग टू 50%, ठीक है, बिगिनिंग से 50% सिलेबस। अब देखो, इसको मैंने एक जनरल टर्म दे दिया है 11th के लिए भी। ये जो पूरा फॉर्मेट है ना, ये 11, 12 दोनों के लिए सेम है, ठीक है। 11th की सीरीज और 12th की सीरीज के लिए सेम है ये फॉर्मेट। मैंने इसीलिए ये जनरल टर्म यूज किया है। क्लास 11th में कितने चैप्टर्स है भाई हमारे पास? 19 है। 50% लगा लो, कितना हो गया? 50% चैप्टर्स आपके पूरे इसके अंदर मैं कवर करवाऊंगी, हर एक चैप्टर को इक्वल वेटेज देकर, समझे बात। एंड क्लास 12 कितने चैप्टर्स हैं आपके पास? उसी का 50%, 13 चैप्टर्स हैं, 50% निकाल लो भाई, पूरे चैप्टर्स कवर करवाऊंगी। कंप्लीट है इतनी बात, कहीं कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर। ये आपका सिलेबस का कवरेज हुआ, ये आपका सिलेबस का कवरेज हुआ, ये हमारे एग्जाम का पैटर्न हुआ,
राइट। हमारी सीरीज का, हमारे सेशंस का पैटर्न हुआ, जो कि किसके बेसिस पर है, हमारे एग्जाम पेपर के बेसिस पर ही है, कुछ भी अलग से कुछ नया न्यूली डिजाइंड यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अब इस पैटर्न को हम डील करने वाले हैं हमारी सुपर 30 सीरीज के अंदर, ठीक है ना। टाइमिंग्स आप सभी को पता चल चुकी हैं, कम्युनिटी पोस्ट अगर नहीं देखते हो भाई तो अपडेटेड रहो, ठीक है। 4 दिन के अंदर आपके 50% सिलेबस पर पूरी कमांड मैं बनवाने वाली हूं। और एक सबसे स्पेशल बात इस सीरीज की मैं बता दूं, और मैं बता दूं, बस यही लास्ट होगी, उसके बाद डायरेक्टली अपन डील करने लग जाएंगे हमारे क्वेश्चंस के साथ। सब इंपॉर्टेंट बात इस सीरीज की देखो क्या है सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। इस सीरीज में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को यह डाउट होता है कि जब हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो इट इज नेसेसरी कि हमें उसका कॉन्सेप्ट पहले से पढ़ा हुआ हो, है ना। काफी सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिनके साथ अभी हमने डील नहीं किया है, राइट, इन द लाइव सेशंस, ठीक है। अदरवाइज आपके पास सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, बट स्टिल लाइव सेशंस में काफी सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके साथ अभी डील नहीं भी किया है। आपको लगेगा कि इसके साथ अभी डील नहीं किया है तो इसके क्वेश्चंस मुझसे कैसे बनेंगे, मैं कैसे इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकता हूं या कर सकती हूं। तो ये डाउट मैं आपका यहीं पर क्लियर कर दूं। हर एक क्वेश्चन जो इस सीरीज के अंदर आने वाला है, अभी जो हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करने वाले हैं, किसी भी क्वेश्चंस को हम इस तरह से डील नहीं करेंगे कि मैंने आपको क्वेश्चन डिस्प्ले किया, 2 मिनट दिया कि भाई आप लोग आंसर्स गेस करो, नहीं किया तो मैंने आपको फटाफट से आंसर बता दिया कि ये आंसर है, आ गए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नहीं, हर एक क्वेश्चन होगा कैसा, कॉन्सेप्ट बिल्डर। Each of the question will be concept builder, ठीक है। क्या होगा ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्डर होगा, ठीक है। अब समझो कॉन्सेप्ट बिल्डर का मतलब क्या है। कॉन्सेप्ट बिल्डर का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी, राइट, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग, तो यहां पर मैं सिर्फ आपको उन ऑप्शंस में से करेक्ट क्या है ये बताकर नहीं छोड़ दूंगी भाई, मैं आपको पूरा बताऊंगी कि कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, कौन सी होती है, अगर ए ऑप्शन करेक्ट है तो बी, सी और डी क्यों नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना एमसीक्यूज की अप्रोच को करेक्ट करने के लिए कि अगर ए एक्यूरेट है तो बी, सी और डी क्यों नहीं है। अगर आपको बी, सी और डी का रीजन पता है तब आपने जो आंसर लगाया है वो आपने 100% करेक्ट अप्रोच के साथ लगाया है, ना कि आपने तुक्का मारा है। समझ रहे हो बात? तो ये अप्रोच हमें लेकर चलनी है, हमें समझना है। देखो एक बस लास्ट चीज और मैं बता दूं, जब भी हम किसी भी क्वेश्चंस के साथ डील करते हैं एग्जाम के पहले, ठीक है, या बहुत पहले भी अगर हम प्रिपेयर भी कर रहे हैं अपने आप को किसी एग्जाम के लिए, तो जब हम क्वेश्चंस के साथ डील करते हैं तो हम काफी सारे स्टूडेंट्स, मतलब मैं सभी को यहाँ नहीं इंक्लूड कर सकती, हर एक की थॉट प्रोसेस अलग होती है, तो काफी सारे स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि ये जो क्वेश्चंस हैं काश एज इट इज हमारे एग्जाम में आ जाए, है ना। काफी सारे सोचते हैं काश कोई ऐसा टीचर मिल जाए जो ऐसे क्वेश्चंस बस हमें बता दे, 30 है ना, बस 30 ऐसे बता दे कि इसी में से 16 जो हमारे एमसीक्यू होते हैं वो आ जाए। तो भाई मैं आपको बिल्कुल ओपनली ये चीज बता रही हूं, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस के साथ बता रही हूं कि ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। कोई भी ऑनेस्ट टीचर जो ऑनेस्टी के साथ पढ़ा रहा है वो कभी आपको ये नहीं कहेगा कि आओ बेटा ये रहे आपके 30 क्वेश्चन, इनको कर लो, बस इससे बाहर तो आपके 16 क्वेश्चन में कुछ जाएगा ही नहीं। हाँ, ये मैं आपको कभी नहीं कह सकती। इसको अगर मैं कह रही हूं तो उसकी अप्रोच अलग है। आप लोग जिस तरीके से समझते हो, आप लोग समझते हो कि बस यही 30 में से कोई 16 हमें मिल जाएंगे हमारे सेक्शन ए में, ऐसा नहीं है। टीचर अगर ऐसा कहता है तो उसके पीछे मतलब क्या है, मैं सबसे पहले आपको वो समझा दूं। बस ये मेरी आज की लास्ट बात होगी, काफी लंबा मैंने लेक्चर दे दिया, उसके बाद अपन क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, ठीक है। बस ये लास्ट बात है, टीचर अगर ऐसा कह रहा है कि बेटा ये 30 क्वेश्चंस को कर लो या इस सुपर 30 सीरीज को कर लो, मिड टर्म एग्जाम की पूरी प्रिपरेशन यहाँ हो जाने वाली है, कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप हो जाने वाले हैं, तो इसका मतलब मेरा ये है, ठीक है। मैं यहाँ अपनी बात कर रही हूँ, स्पेसिफिकली इस सीरीज की बात कर रही हूँ कि इस बात को कहने के पीछे मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि यहां पर क्योंकि मैं हर एक चैप्टर से, ठीक है, हर एक चैप्टर से आप समझो ना 30 क्वेश्चंस मुझे लेके आने थे, ठीक है, बेसिक सा कैलकुलेशन लगाओ, 30 क्वेश्चंस मुझे लेके आने थे आपके लिए। मैंने कैसे बनाया कंटेंट, कैसे बनाया होगा मैंने कंटेंट, जब मैं कह रही हूं कि मैंने हर एक चैप्टर को क्या दिया है, इक्वल वेटेज दिया है,
दिया इक्वल वेटेज। अब इक्वल वेटेज के लिए मैंने क्या किया होगा, मैंने हर एक चैप्टर से कुछ सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को निकाला होगा, पिक किया होगा, जो कि क्या करें, उस पूरे चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट बिल्ड कर दें, उसको समराइज कर दें, ठीक है। तो यहां पर जब वो क्वेश्चंस आएंगे तो मैं आपको जब कैरेक्टरिस्टिक, जो हमने एग्जांपल लिया था कि अगर क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच वन इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग, तो मैंने आपको अगर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी के बारे में सब कुछ बता दिया कि कौन कौन सी होती हैं, ये वाला यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन में बैठ रहा है और बाकी 3 क्यों नहीं है। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपके एग्जाम में आया वो सेम क्वेश्चन ना भी आए, नेक्स्ट तरह से क्वेश्चन आए लेकिन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी से अगर आया है तो वो कुछ भी दूसरी 3 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड देगा, किसी भी दूसरी प्रॉपर्टी से रिलेटेड देगा, लेकिन वो मैंने यहां आपको बता दी ना, तो वो क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा। मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड अब क्वेश्चन किसी भी लैंग्वेज में आए, कोई भी लैंग्वेज में आए, कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी ऑप्शंस के साथ आए, वो आपसे बन जाएगा, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट यहां क्लियर करवा दिया। समझ पाए अप्रोच, समझ पाए आप लोग अप्रोच। आई होप मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि मेरा क्या मोटिव है सीरीज को लेकर आने का, और किस मोटिव के साथ मैंने इस सीरीज को पूरा डिजाइन किया है, और किस तरह से इसे मैं आप लोगों को डिलीवर करने वाली हूं। आई होप मैं इस चीज को अच्छे से डिलीवर कर पाई हूं, आप लोगों को अच्छे से समझा पाई हूं। चलो, तो बस यही था पूरा का पूरा जो भी मुझे इंट्रोडक्शन इस सीरीज का देना था। फटाफट से इसका अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो भाई ले लो, फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलिए, डन विद द स्क्रीनशॉट। इसे क्या करते हैं अपन ना, अभी इरेज नहीं करते हैं, है ना। लास्ट में एक बार फिर से मैं ऐसे दिखा दूंगी, काफी सारे स्टूडेंट्स हो सकता है लेट ज्वाइन करें, है ना। इसे लास्ट में एक बार फिर से दिखा देंगे। आ जाते हैं हमारी इस सीरीज के ऊपर, राइट। आ जाते हैं भाई, क्या है ये, सुपर 30 सीरीज, सेशन नंबर 1, एमसीक्यूज एंड रीजंस। तो भाई मैम कितना वेट करवाओगे, कितना वेट करवाओगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। शुरू में भाई आप लोगों को थोड़ा सा वार्म अप करने के लिए, क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े मीडियम लेवल के हैं, ठीक है ना। एकदम लो लेवल तो यहाँ कुछ भी नहीं है भाई, एकदम हल्कू कुछ भी क्वेश्चन यहाँ पर है कि हमें क्या करना है, हर एक चैप्टर से बिल्कुल पूरा 50% कवर करना था सिर्फ 30 क्वेश्चंस के अंदर। तो मैंने एकदम मतलब लाइट क्वेश्चंस तो यहाँ बिल्कुल नहीं रखे हैं आपको। हर एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बिल्डर ही है, जैसा मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। तो चलो भाई देखते हैं। अब सारी बातें हमारी हो चुकी हैं, अब हम सिर्फ डिस्कस करेंगे क्वेश्चन, उसका कॉन्सेप्ट एंड उसका आंसर। समझे बात? देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, द एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू रिस्पॉन्ड टू चेंजेस in the environment or stimuli is termed as। किसी ऑर्गेनिज्म की वो एबिलिटी, वो कैपेसिटी, वो क्षमता है ना, जिसके बेसिस पर वो रिस्पॉन्ड कर पाता है एनवायरमेंट में प्रेजेंट जितने भी सारे स्टिमुलाइज हैं उन सब के ऊपर, ठीक है। जितने भी स्टिमुलाइज हैं, जितने भी एनवायरमेंटल चेंजेस आ रहे हैं, उनके बेसिस, उनके ऊपर जब आप रिस्पॉन्ड कर पाते हो तो वो एबिलिटी क्या कहलाती है। तो इट इज योर टाइम, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में मैं 10 सेकेंड्स आपको प्रोवाइड करूंगी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के बाद कि भाई गेस योर आंसर्स, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कॉन्सेप्ट एंड देन एट लास्ट मैं आपको बताऊंगी उसका आंसर, ठीक है। तो भाई क्या आप सभी ने गेस कर लिया? हाँ, 10 सेकेंड तो हो गए जब तक मैंने ये सब बताया। क्या आप सभी ने आंसर गेस किया? क्या आप सभी को इसका आंसर मिला? आई होप 90% स्टूडेंट्स को मिल गया हो, क्योंकि बहुत ही इजी था, ठीक है, बहुत ही इजी था भाई। जब आप एनवायरनमेंट में प्रेजेंट एनवायरमेंटल चेंजेस के लिए, ठीक है, स्टिमुलाइज के लिए जब आप क्या कर पाते हो, रिस्पॉन्ड कर पाते हो, तो उसे क्या कहते हैं। कैसे रिस्पॉन्ड कर पाते हो पहले ये पता कर लेते हैं, तो क्या कहेंगे वो उसी से अपने आप रिलेट कर जाएगा। कैसे रिस्पॉन्ड कर पाते हो मैम? क्योंकि हमारे पास प्रेजेंट है सेंस ऑर्गन्स। हम क्या कर सकते हैं, चीजों को सेंस कर सकते हैं। हम सेंस कर सकते हैं कि कब मुस्कान मैम आ रही हैं और आके हमें थप्पड़ लगाने वाली हैं, राइट। हम सेंस कर लेंगे कि मैम आके हमें थप्पड़ लगाने वाली है, हम तुरंत ऐसे हो जाएंगे, मैम प्लीज मत मारो, हम तो नन्हे मुन्ने बच्चे। करोगे? करोगे? अच्छा, अगर मैं बोलूं कि चलो भाई तमाचा तो हो गया ओल्ड फैशन, मैं आई, मैंने लगा दिया एक मुक्का, हाँ मैं आई, मैंने सोचा कि बस आंख में देती हूँ एक, ठीक है, और पढ़ाई नहीं कर रहा था, ठीक है, देती हूँ एक आंख में। क्या करोगे आप? आंखों को क्या करोगे? आंखों ऐसे बंद करने लोगे, मत मारो मत मारो मत मारो। करोगे? करोगे या नहीं? राइट। ये सारे क्या हैं आपके, ये सारे क्या हैं आपके? हाँ मैम ये सब तो रिफ्लेक्स एक्शंस हैं। अरे भाई ये सब कुछ कर पा रहे हो, किस बेसिस पर कर पा रहे हो? ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है? सेंस ऑर्गन्स के बेसिस पर आप चीजों को सेंस करके क्या कर रहे हो? रिएक्ट कर रहे हो। अकॉर्डिंगली क्या कर रहे हो? रिएक्ट कर रहे हो। कैसे? सेंस करके। तो क्या कहोगे? सेंसिटिविटी। क्या कहोगे? सेंसिटिविटी। मैम आपने तो आंसर बता दिया। हाँ भाई बता दिया, क्योंकि इतना इजी था, रहा ही नहीं गया मुझसे। हाँ क्या कहते हैं उसको अपन? सेंसिटिविटी कहते हैं। अब हम डी सी और डी क्यों नहीं कहेंगे? हाँ अच्छा मैम सेंसिटिविटी
कहते हैं, हाँ भाई कहती है, बता दिया मैंने आपको आंसर, दैट ए इज द करेक्ट आंसर, सेंसिटिविटी। बातों बातों में पहुंच गए अपन आंसर की तरफ। लेकिन बी, सी और डी क्यों नहीं कहेंगे? मैम डी तो नन ऑफ दीज है, उसकी तो कहीं से कहीं तक बात ही नहीं आती। लेकिन बी और सी क्या है? होम्योस्टैसिस। देखो होम्योस्टैसिस का मतलब होता है कि अगर आप किसी अलग टेम्परेचर पर गए, लेकिन जिस पर आप पहले नहीं थे, आपकी बॉडी ने उसके अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर लिया, वहां के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एक बैलेंस मेंटेन कर लिया, ठीक है, एक स्टेबल कंडीशन, एक सिमिलर कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, एक सिमिलर कंडीशन डेवलप कर ली वहां नए टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, नई किसी भी एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग, दैट इज कॉल्ड एज होम्योस्टैसिस। और अगर अपन बात कर रहे हैं अडैप्टेशन की, तो भाई अडैप्टेशन आपको अगर नहीं पता है तो मैं बताऊं कि अडैप्टेशन जो है वो जनरेशन टू जनरेशन जो है वो ट्रांसफॉर्म होता है। वो एक कोई पर्टिकुलर कंडीशन, कोई एक इंस्टेंटली आई हुई कंडीशन के लिए दिया गया रिएक्शन नहीं है। वो क्या करता है, वो अगर आपने किसी पूरे के पूरे एक आपके हैबिटेट पे, अगर आपको सर्वाइव करना है, किसी ऑर्गेनिज्म, किसी स्पीशीज को सर्वाइव करना है, उसने अपने अंदर कुछ चेंजेस को अडैप्ट कर लिया और अब वो चेंजेस परमानेंट है, वो टेम्परेरी रिएक्शन नहीं है, वो परमानेंट चेंजेस है। अब वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होंगे। होम्योस्टैसिस में क्या था, सिर्फ आप किसी अलग टेम्परेचर पे गए, आपकी बॉडी ने उसके अकॉर्डिंग अपने आप को स्टेबल कर लिया, फिर आप नए टेम्परेचर पे गए, फिर से आपकी बॉडी ने अपने आप को उसके हिसाब से ढाल लिया। दैट इज होम्योस्टैसिस। सेंसिटिविटी क्या है, कहीं पे भी जाओ भाई, कोई अगर आपको आके क्या करेगा, मारेगा, तो आप रिएक्ट तो करोगे, राइट। सेंस ऑर्गन्स आपके सेंस करके आपको बताएंगे कि यहां से खुशबू आ रही है, बाद में पढ़ लेना, पहले जाके खा, नहीं पर जाना नहीं है, पहले पढ़ना है, ठीक है। तो ये है आपकी सेंसिटिविटी, होम्योस्टैसिस एंड अडैप्टेशन। समझ गए बात? तो यहां पर इसका मोस्ट सूटेबल आंसर क्या बनता है? एमसीक्यूज में मैं कभी भी ये नहीं कहूंगी कि दिस इज द करेक्ट आंसर। हो सकता है कि करेक्ट सारे ही हो भी सकता है कभी भी ए अगर तो लगा के मत आ जाना, बी सी डी जरूर देखना, हो सकता है कि सारे ही करेक्ट हो। आपको क्या करना होता है, मोस्ट एक्यूरेट आंसर, कि जो पूछा गया है उससे एक्यूरेटली कौन सा मैच कर रहा है, दिस वन इज द करेक्ट। समझे बात? समझे बात? चलो आ जाओ मैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। भाई फटाफट से रीड करो, फटाफट से रीड करो। देखो क्या कहता है क्वेश्चन, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज एक्सप्लेन्ड बाय Carolus Linnaeus in 1758 in his famous book entitled, मतलब आपको बताना क्या है, सब कुछ उन्होंने बता रखा है, आपको बस क्या बताना है कि किस बुक में, राइट, सब कुछ बता के रखा है भाई, बस बताना क्या है कि किस बुक में। तो देखो बुक का नाम क्या था, क्या किसी को याद है? मैम 10 सेकंड तो हमारे हैं, 10 सेकंड हो गए 10 सेकंड्स। मैंने आपको क्वेश्चन रीड करके बताया, तब तक आप लोग क्या कर रहे थे? फटाफट से करो भाई। एमसीक्यूज की अप्रोच हमेशा स्पीडी होनी चाहिए, स्लो प्रोसेस नहीं चलेगी। फटाफट फटाफट देखो जरा, देखो जरा क्वेश्चन, क्या लग रहा है आंसर? क्या थी कैरोलस लिनेयस की बुक? कौन सा पब्लिकेशन था उनका? कौन सा था मैम? आई होप 80 से 90% स्टूडेंट्स ने या 100% नहीं दे दिया होगा इसका आंसर, तो क्योंकि ये चैप्टर तो भाई जब मैंने पढ़ाया है ना तो इतना चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बताया है। दैट द बुक इज सिस्टेमा नेचुरे। ठीक है, अब इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, ये तो सिर्फ एक फैक्ट है कि भाई यही नाम था तो नाम तो सेम ही रहेगा, राइट। तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, ये क्या था आपका फैक्ट है, ठीक है, कि भाई सिस्टेमा नेचुरे ही था बुक का नाम, तो सिस्टेमा नेचुरे ही रहेगा, कैसे बदल जाएगा, ठीक है। बाकी सब कुछ तो उन्होंने दिया था, सिर्फ आपको पब्लिकेशन का नाम बताना था। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। रेडी हो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए? देखो देखो जरा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया आपके पास, ये इसको इग्नोर मारना, ठीक है, ये क्वेश्चन का है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? दैट which of the following organism has characteristics based on which it finds place both in animal and plant kingdom? मतलब कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके बेसिस पर उसे एनिमल और प्लांट दोनों ही किंगडम में जगह मिलनी चाहिए? ऐसा कौन है भाई? ऐसा कौन है? ऐसा कौन है जिसके अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं जिसके बेसिस पर उसे एनिमल प्लांट दोनों में जगह मिल जाए? क्या है उसके पास ऐसा? हाँ, क्या है उसके पास ऐसा? बताओ जरा, बताओ जरा। 10 seconds for you, 10 seconds for you। बताओ जरा, हट जाती हूं मैं स्क्रीन से, फटाफट से गैस करो, फटाफट से याद करो चैप्टर में क्या पढ़ा था, क्या है इसका आंसर, देखो जरा, बताएंगे आंसर फटाफट से। बिगिनिंग में मैं थोड़ा टाइम ज्यादा दे रही हूं आपको आंसर्स गैस करने के लिए, ताकि आप उससे एक जल्दी से फ्लो डेवलप कर लो, उसके बाद मैं ये टाइम कम कर दूंगी भाई, इतना टाइम नहीं मिलेगा। हाँ जी, क्या होना चाहिए आंसर, बताओ। चलिए मैं बता दूं, रेडी? देखो 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 क्या होगा,
एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम, इनमें कौन से ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है? भाई एनिमल में वो ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है मैम जिनके पास है क्या? जिनके पास है सेल वॉल, राइट? कैरेक्टरिस्टिक क्या है एनिमल की? मैम एनिमल की कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर है एनिमल किंगडम वाले ऑर्गेनिज्म की कि इनके पास होती है क्या? सेल वॉल होती है ना? ठीक है ना? और प्लांट किंगडम वालों की क्या है? ओ मैम ये तो उल्टा कर दिया आपने, मैम ये तो उल्टा कर दिया आपने। ओ चलो सॉरी, देखो प्लांट किंगडम वालों की कैरेक्टरिस्टिक क्या है अपनी? कि इनके पास है क्या? सेल वॉल, है ना? और एनिमल किंगडम की क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है भाई? इनके पास क्या है? इनके पास तो मेम्ब्रेन है ना, सेल वॉल नहीं है ना? तो अभी मैं और कोई नया कैरेक्टर नहीं लिख रही हूं, जो हमारा इससे रिलेट करने वाला है सिर्फ वही बता रही हूं, ठीक है? तो दे लैक सेल वॉल, ठीक है? दे लैक सेल वॉल, ठीक है ना? इनके पास सेल वॉल नहीं है, इतना बस मैंने लिखा। अब बताओ इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो मैच कर जाए, ठीक है? इसके अलावा अगर सेकंड मुझे कैरेक्टरिस्टिक देखना है प्रॉपर्टी, तो मुझे क्या देखनी है? सेकंड अगर मुझे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी देखनी पड़ जाए तो मुझे क्या देखनी पड़ेगी? वन बाय वन ऑप्शंस के साथ समझना। बैक्टीरिया के बारे में पूछा जा रहा है, क्या बैक्टीरिया एनिमल प्लांट दोनों में फिट हो सकता है? नहीं हो सकता मैम। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बैक्टीरिया इज अ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। एनिमल और प्लांट किंगडम दोनों में कौन से आते हैं? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। बात ही खत्म मैम, ये तो कहीं से कहीं तक फिट नहीं हो सकता। कैसे बोलोगे एनिमल प्लांट दोनों में आ सकता है? किसी एक में भी नहीं आ सकता, वो तो किसी एक में भी नहीं आ सकता। चलो भाई ये ऑप्शन तो कैंसल्ड आउट। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रही हूं आपकी युगलिना की, ठीक है? नेक्स्ट अगर मैं बात कर रही हूं आपकी युगलिना की, तो मैम इसकी कहानी तो थोड़ी गड़बड़ है, इसकी कहानी तो थोड़ी गड़बड़ है। कैसे गड़बड़ है युगलिना की कहानी? देखो कैसे गड़बड़ है युगलिना की कहानी, क्योंकि मैम इसके पास ना सेल वॉल नहीं होती, इसके पास सेल वॉल नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसके पास होती है एक प्रोटीन रिच लेयर विच इज कॉल्ड एज पेलिकल। इसके पास पाई जाती है एक प्रोटीनेशियस लेयर विच इज कॉल्ड एज पेलिकल। पेलिकल होती है मैम इसके पास, सेल वॉल नहीं होती। इसी की वजह से, इसी पेलिकल के होने की वजह से तो ये इतने स्मूथ, इतने फ्लेक्सिबल होते हैं कि बस कहीं भी मुड़ तुड़ जाए, कहीं से भी निकल जाए, यहां से निकली वहां से निकली। लेकिन सेल वॉल जो कि एक रिजिड स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करती है, वो इनके पास नहीं है। बट स्टिल वो है कहां पे? प्लांट में है। कहां पर? प्लांट किंगडम में। एनिमल में तो नहीं है, राइट? कहां पर रखा गया है इनको? कहां रखा गया है इनको? प्लांट किंगडम में, ठीक है? क्यों रखा गया है भाई प्लांट किंगडम में? क्यों रखा गया है भाई प्लांट किंगडम में? क्योंकि भाई सिर्फ सेल वॉल नहीं है, बाकी के पूरे कैरेक्टर तो उसके क्या है? प्लांट वाले हैं। एनिमल वाले कैरेक्टर थोड़ी है उसके पास। हाँ, एनिमल वाले कैरेक्टर थोड़ी है उसके पास। तो भाई युगलिना में थोड़ी सी मुझे लग रही है गड़बड़। पर क्योंकि आपसे मैंने कहा कि बाकी ऑप्शंस भी देखने, चलो देखते हैं। लाइकन्स की बात अपन करते हैं। लाइकन्स क्या है मैम? लाइकन्स है मैम वही सिम्बायोटिक एसोसिएशन वाले। किसके बीच में? फंजाई प्लस एल्गे लिख दो मैडम इसको तो। हाँ, ये तो वो है। तो ये तो मैम कहीं से कहीं तक एनिमल तक तो पहुंच ही नहीं सकते, है ना? ये तो एनिमल तक पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि इनके पास तो बाकी सब कुछ बिल्कुल बढ़िया चल रहा है इनका, तो इनमें कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्शन है ही नहीं, कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं जैसा युगलिना में है, ठीक है ना? अमीबा की अगर बात करें तो मैडम ये तो अपना पुराना वाला है। हाँ, अमीबा की अगर अपन बात करें तो ये अपना क्या है? ये तो मैडम अपना पुराना वाला ऑर्गेनिज्म है। इसकी तो कहीं से कहीं तक अपन को कंफ्यूजन है ही नहीं, इसकी तो कहीं से कहीं तक कंफ्यूजन है ही नहीं। तो फिर कंफ्यूजन है किसमें? बैक्टीरिया में नहीं है, लाइकन में नहीं है, अमीबा में नहीं है। किसमें कंफ्यूजन है? किसमें कंफ्यूजन है भाई? हाँ, प्रोटोजोआंस में नहीं है, लाइकन में नहीं है, बैक्टीरिया में नहीं है। मैडम अब तो समझ आई गया, अब तो समझ आई गया कि कंफ्यूजन है सारा का सारा किसके अंदर? युगलिना के अंदर। क्योंकि ये एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक प्लांट के सारे कैरेक्टर दिखाने के अलावा भी एक ऐसा कैरेक्टर दिखा रही है जो प्लांट में होता है पर इसमें नहीं है, ठीक है? मतलब एनिमल जैसा कैरेक्टर, मतलब इस पर के पास सेल वॉल नहीं है, जिसकी वजह से युगलिना बन रही है हमारी क्या? प्लांट और एनिमल के बीच की चीज। क्या बन रही है? प्लांट और एनिमल के बीच की चीज। तो भाई ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, दैट युगलिना इज द कनेक्टिंग लिंक और something which can be placed in animal and plant kingdom both। लेकिन ऐसा किया नहीं जाता क्योंकि सिर्फ एक कैरेक्टर वो ऐसा दिखा रही है कि भाई वो एनिमल में चली जाए, जो प्लांट से मैच नहीं कर रहा। इसके बेसिस पे ऐसा थोड़ी होगा। हाँ, इसके बेसिस पे ऐसा थोड़ी होगा। चलो देखो नेक्स्ट, क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है? अब मैं थोड़ी स्पीड बढ़ाऊंगी, ठीक है? आई होप अभी तक फ्लो डेवलप हो चुका है सभी का, ठीक है? अब मैं स्पीड बढ़ाऊंगी, अब हम थोड़ा सा स्पीड के साथ क्वेश्चंस को डील करेंगे। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टर्म्ड एज, ठीक है? Which of the following are termed as proteinaceous infectious particle that causes infectious diseases? अच्छा, आपको बताना है वो पार्टिकल के बारे में, ठीक है?
ध्यान से सुनना, मैं किस टर्म को हाईलाइट कर रही हूं, क्वेश्चन में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और उसको आंसर को कैसे वो वहां तक आंसर की तरफ आपको लेके जा रहा है। आपसे पूछा क्या है, प्रोटीनेशियस, इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है यहाँ पर, प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल का बारे में पूछा है आपसे, पार्टिकल के बारे में पूछा है आपसे, मतलब प्रोटीनेशियस पार्टिकल, सिर्फ प्रोटीन वाला पार्टिकल जो कि इन्फेक्शन को कॉज कर रहा है। ऑप्शंस की तरफ आ जाओ फटाफट। वायरस की अगर मैं बात करूं तो क्या ये प्रोटीनेशियस है, सबसे पहले बताओ। दो टर्म्स मैंने हाईलाइट किए, क्या ये वायरस जो है वो प्रोटीनेशियस है? यस मैम है। उसके पास होती है क्या, प्रोटीन सब यूनिट्स होती हैं, वो कैप्सिड जो है पूरा का पूरा कैप्सोमियर से बना है मैम, होती है। लेकिन होता है क्या, बहुत सारा होता है भाई, बहुत सारे कैप्सोमियर्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं। यहां बात हो रही है किसकी, पार्टिकल की, तो वायरस तो हो गया कैंसिल आउट, वायरस तो हो गया कैंसिल आउट, क्योंकि पार्टिकल की बात हो रही है, उसके बाद बहुत सारा प्रोटीन। नहीं 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 नहीं, वायरसॉइड, ये ऑप्शन तो आप लोग को दिया ही इसलिए गया था ताकि आप एक ऑप्शन क्या हो जाए आपका कम, आपका टाइम जो है वो बच जाए, क्योंकि ये तो कुछ होता ही नहीं मैम। तो ये भी हो गया कट, ये भी हो गया कट। वायरॉइड की अगर मैं बात करूं तो वायरॉइड्स क्या होते हैं मैम? वायरॉइड्स वो होते हैं जिनके पास क्या होता है, वायरॉइड जो होते हैं वो ना वायरस से भी छोटे होते हैं, है ना, वायरस से भी क्या होते हैं, छोटे होते हैं। और कैसे होते हैं, और कैसे होते हैं वायरॉइड्स? मैम वायरॉइड्स की कहानी जो है वो कुछ ऐसी है कि इनके पास पाया जाता है क्या, देखो वायरस से डील कर लिया, वायरसॉइड से डील कर लिया, फटाफट से दो ऑप्शन और बचे। वायरॉइड्स के पास पाया जाता है क्या मैम, ये होते हैं बहुत ज्यादा छोटे से और ये क्या करते हैं, इन्फेक्शंस को कॉज करते हैं, ठीक है। लेकिन 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 हम नहीं समझ पा रहे कि छोटे तो ये भी है, तो क्या यही तो सही आंसर नहीं है? क्या यही तो सही आंसर नहीं है? क्योंकि छोटे तो ये भी है। चलो चलो चलो, अगर कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो डील कर लो प्रियॉन्स के साथ, कोई भी कंफ्यूजन आ रहा है डील कर लो प्रियॉन्स के साथ, ठीक है। मैं जो एक्सप्लेनेशन अपना रख रही हूँ बिल्कुल बेसिक से रख रही हूँ, मतलब इससे पहले अगर आपने ये चीजें सुनी नहीं है, पढ़ी नहीं है, समझी नहीं है, तो भी समझ रहे हो बात मेरी। देखो प्रियॉन्स है, प्रियॉन्स की बात क्या है मैम, ये वो थे जिनके पास क्या था, सिर्फ प्रोटीनेशियस, एक प्रोटीन वाला एक कुछ सिर्फ न्यूक्लियर मटेरियल सिर्फ ऐसे रैंडमली कहीं भी घूम रहा था, ठीक है, रैंडमली बिल्कुल छोटा सा उसका एक टुकड़ा, ठीक है, वो रैंडमली कहीं भी घूम रहा है और वो क्या करता है, इन्फेक्शन को कॉज करता है, ठीक है। ये इनकी कहानी है, वायरॉइड की कहानी है मैम, ये वायरस से छोटे थे, ये क्या थे, अपने वायरस से छोटे थे, ठीक है ना। और इनके पास क्या थी, एक कवरिंग भी थी, इनके पास क्या थी, एक कवरिंग भी थी, ठीक है ना, लेकिन छोटी सी कवरिंग थी, है ना, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है भाई। ये हो गई वायरॉइड्स की कहानी, ये हो गई प्रियॉन्स की कहानी, ठीक है ना। आप देखो क्या नहीं होगा, आप देखो क्या होगा। देखो वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है, ध्यान से सुनना, वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है ना, वैसा जेनेटिक मटेरियल वायरॉइड के पास है, लेकिन उसके पास क्या नहीं है, उसके पास क्या नहीं है, कोटिंग नहीं है, ठीक है, उसके पास क्या नहीं है, कोटिंग, कवरिंग नहीं है, तभी तो वो वायरस से छोटा हुआ, तभी तो क्या हुआ, वायरस से छोटा हुआ। आप सोचो जब उसकी जिस कोटिंग में, कैप्सोमियर में प्रोटीन था वो ही नहीं है, तो इसके पास क्या नहीं है, प्रोटीन नहीं है, इसके पास क्या नहीं है, प्रोटीन नहीं है। तो ये हो गया आपका कैंसिल, क्योंकि मैंने दो टर्म हाईलाइट किए थे, प्रोटीनेशियस, और प्रोटीनेशियस के होने के साथ साथ उसे होना चाहिए पार्टिकल, तो ये ऑप्शन आपका नहीं है। बिल्कुल बैठा लेना इन सारी चीजों को, मेरे जितनी भी मैं चीजें बता रही हूँ अपने दिमाग में, ये सारी चीजें आपको इससे रिलेटेड हर एक तरीके के क्वेश्चन से डील करने में हेल्प करने वाली हैं। भले आपको लग रहा हो कि मैम ये सब तो बेसिक सा है, ये सब तो हमें पता ही है, हो सकता है काफी सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर लग रहा हो, जब आपको लगता है ना कि ये चैप्टर तो आप पढ़ चुके हो, तो ये सारी चीजें आप सुन चुके हो, तो आपको लगता है ये सब तो मैम बिल्कुल बेसिक है। अरे इन बेसिक चीजों से ही आपको क्वेश्चंस में घुमाया जाता है, एमसीक्यूज में सब कुछ बेसिक ही काम आता है, एमसीक्यूज में कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं होती, बेसिक होता है, लेकिन वो इतना बेसिक होता है कि जिस तक आप पहुंचने की कोशिश ही नहीं करते, और वही आपको उलझाता है इतने मोस्ट रिलेटेड ऑप्शंस के बीच, ठीक। आप ध्यान से समझो, प्रियॉन्स में क्या होता है, प्रियॉन्स में होता है वो जो जेनेटिक मटेरियल का एक टुकड़ा है, छोटा सा टुकड़ा है, ठीक है, सिर्फ प्रोटीनेशियस उसकी जो है वो क्या है मटेरियल, वो सिर्फ एक टुकड़ा घूम रहा है बिना किसी कवरिंग के, बिना किसी चीज के, तो वो कहलाएगा आपका क्या, पार्टिकल, क्या कहलाएगा, एक प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल, सिर्फ एक पार्टिकल, कोई दूसरा जोड़, कोई दूसरा जंजाल, कोई बॉडी उसके पास नहीं है, तो दैट विल बी योर प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल जो कॉज कर रहा है इन्फेक्शियस डिजीजेस को, सो प्रियॉन्स विल बी द राइट आंसर। समझे बात, प्रियॉन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर। समझे बात इतनी, समझे बात इतनी, चलो प्रियॉन्स विल बी योर राइट आंसर फॉर द प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल्स, ठीक है। अगर आपने इससे पहले
प्रियॉन्स को नहीं भी पढ़ा होता जिसके अंदर ये टर्म एज इट इज यूज किया गया था, मतलब अगर आपने पढ़ा है तब तो आपको वो देखते से समझ आ जाता, क्योंकि प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल ये टर्म एज इट इज प्रियॉन के लिए यूज किया जाता है ना। नहीं भी पढ़ा होता तो भी आप उसको रिलेट कर सकते थे, क्योंकि वायरस तो सबको पता है ना, इसलिए मैंने वायरस से लेकर आपको प्रियॉन तक की कहानी समझाई। समझे बात मेरी? अब देखो नेक्स्ट क्या है, द टर्म एल्गे लिटरली मीन्स, भाई ये तो बिल्कुल डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। एल्गे का मतलब क्या होता है, ये टर्म एल्गे क्या है, अगर आपने मेरा लेक्चर देखा है, अगर आपने मेरा लेक्चर देखा है, मैंने आपको वहां अच्छे से समझाया है कि एल्गे का मतलब क्या होता है, ये टर्म कहां से डिराइव किया गया है, इसकी स्टडी को क्या कहते हैं, ठीक है। तो भाई ये तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था। तो भाई टर्म एल्गे का मतलब होता है सीवीड्स। क्या मतलब होता है? सीवीड्स, ठीक है। टर्म एल्गे का क्या मतलब होता है भाई? सीवीड्स, ठीक। रेडी हो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए? फटाफट से देखना, मेरे एक्सप्लेनेशन के पहले, मेरे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन खत्म करने से पहले, मैं जो एक्सप्लेनेशन आपको देती हूं उसके पहले आपका आंसर जो है वो बिल्डअप हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दैट व्हाट आर called as, which are called as the amphibians of plant kingdom। अच्छा, प्लांट किंगडम के एम्फीबियन, एम्फीबियन का मतलब आप सबको पता है ना, इधर भी और उधर भी, ठीक है, ये भी चाहिए और वो भी चाहिए। एम्फीबियन का मतलब पता है? तो प्लांट किंगडम के एम्फीबियन कौन है? प्लांट किंगडम का मतलब क्या हुआ? प्लांट किंगडम का मतलब हुआ मैम पूरी दुनिया जहान के प्लांट, उसके अंदर पूरे प्लांट किंगडम के अंदर जो अपन ने क्लासिफिकेशन पढ़ा है उसमें से एम्फीबियन कौन है? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, ये एक पूरा का पूरा टाइटल है जो किसी एक कैटेगरी को, एक किसी डिवीजन को दिया गया है। किसको दिया गया है? अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं बता दूं कि भाई ब्रायोफाइट्स, ठीक है, ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्योंकि ये रहते तो हैं, इन्हें रहने के लिए अपनी बॉडी जो पूरी ये बनाते हैं, बॉडी का स्ट्रक्चर, वो तो उन्हें चाहिए कहां पर? वो उन्हें चाहिए कहां पर? सॉइल में, ठीक है। कैसी सॉइल में मैम? एकदम मॉइस्ट सॉइल में इन्हें एनवायरनमेंट चाहिए अपनी बॉडी को रखने का। लेकिन इनको चाहिए पानी, इनको चाहिए पानी फॉर देयर, ठीक है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, फॉर देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी नहीं, डायरेक्टली रिप्रोडक्शन लिख देती हूँ, ठीक है, अपना रिप्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है, फर्टिलाइजेशन करने के लिए, रिप्रोडक्शन के अंदर की मतलब बाकी स्टेजेस जो भी इनकी सारी, मैं अभी यहाँ उतने डिटेल पे नहीं जा रही, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए इनको पानी की जरूरत होती है, तब जाके इनका जो स्पर्म है जो कि फ्लैजिलेटेड होता है वो उसके अंदर क्या करके जा सकता है? फ्लोट करके जा सकता है मीट करने के लिए फीमेल से, ठीक है। तो ये इनकी रिक्वायरमेंट है जिसकी वजह से इन्हें क्या चाहिए? देखो, इंसान यहाँ पर जीवित रह रहा है लेकिन वो अपने जीवन को आगे बढ़ाएगा कैसे, ठीक है, वो अपना नया जो है जनरेशन बनाएगा कैसे, उसके लिए उसको चाहिए, मतलब इनकी लाइफ साइकिल का आधा हिस्सा जा रहा है लैंड पर और आधा जा रहा है किस पे? वाटर पे। दैट इज व्हाई दे आर द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि इन्हें दोनों चाहिए इक्वली इंपॉर्टेंट। समझे बात? समझे बात? तो भाई आपका करेक्ट आंसर बनता है फॉर क्वेश्चन नंबर 6 इज ब्रायोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखना क्या है, विच ग्रुप ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड एज द रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। ये भी सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो कि एक टाइटल है जो प्लांट किंगडम के अंदर किसे दिया गया है ये आपको बताना है। ये एक टाइटल है रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। अब समझो कि रेप्टाइल का मतलब आप सभी को पता है भाई, सबने छिपकली को देख के खूब डरा है बचपन में और शायद अभी भी डरते होंगे, मैं तो अभी भी डरती हूँ, ठीक है। रेप्टाइल का मतलब क्या होता है मैम? रेप्टाइल में आते हैं बहुत सारे हमारे एनिमल्स जिनके बारे में हमें पता है, जैसे आपने एग्जांपल दे दिया लिजर्ड का, लेकिन ये तो एनिमल है। प्लांट में ऐसा कौन है? प्लांट में ऐसा कौन है जो रेप्टाइल जैसा कैरेक्टर दिखा रहा है? क्यों उसे रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम कहा गया है? कौन सा वो ऐसा कैरेक्टर, कौन सा वो ऐसा ऑर्गेनिज्म है, कौन सा वो ऐसा डिवीजन है, कहाँ किस ग्रुप ऑफ प्लांट के अंदर ये सब कैरेक्टर्स जो है वो पाए जाते हैं? तो देखो, टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं? ध्यान से समझो, एल्गे से स्टार्ट होता है डिवीजन आपका प्लांट का, एल्गे, राइट, फिर क्या आता है आपका? ब्रायोफाइटा, फिर आता है आपका टेरिडोफाइटा, देन जिम्नोस्पर्म एंड देन एंजियोस्पर्म, राइट, यही चलता है आपका। देखो, एल्गे, ब्रायोफाइटा जो अभी आपने देखा क्या थे? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। देन आते हैं आपके टेरिडोफाइटा, ठीक है। मतलब अगर आपने इससे पहले बिल्कुल बेसिक्स भी लर्न नहीं किए ना तो भी आपसे ये क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। एल्गे, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नोस्पर्म्स और लास्ट होता है आपका एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। ये आपका प्लांट किंगडम का डिवीजन है, ठीक है। इस तरह से डिवाइड किया गया है आपको प्लांट किंगडम को,
है ना। अब प्लांट किंगडम के अंदर आपको बताना है कि कौन से ग्रुप ऑफ प्लांट में रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो देखो ग्रुप ऑफ प्लांट में इनमें से कौन से डिवीजन के अंदर आने वाले ग्रुप ऑफ प्लांट की बात हो सकती है। देखो एल्गे का एग्जांपल कहीं दिया आपको, मैम यहाँ पर बात हुई है सबसे पहले टेरिडोफाइटा की, तो वो डील कर लेते हैं। टेरिडोफाइटा आपका यहाँ है, ठीक है। एल्गे ब्रायो टेरिडो में जब आप आए थे आपने देखा था इनके पास क्या थे, इनके पास थे ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स। टेरिडोफाइटा में क्या थे, ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ, ठीक है। इनकी कहानी जो थी मैम ऐसी थी कि इनके पास क्या आ गए थे, वस्कुलर टिश्यू भी आ गए थे, सब कुछ आ गया था, ठीक है। बस इनके पास क्या नहीं थे, सीड हैबिट नहीं थी, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट अपने जो है डेवलप्ड काइंड ऑफ थे। इनके पास ऐसी कोई कैरेक्टरिस्टिक हमने नहीं देखी जो रेप्टाइल में पाई जाती है भाई, हाँ रेंगने वाली है ऐसी कुछ भी, ठीक है। ऐसा कुछ भी हमने इनके पास नहीं देखा, राइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं किसकी, नेक्स्ट अगर हम डील करेंगे किसके साथ, कॉनिफर के साथ। तो इनके साथ क्या कहानी है, देखो कॉनिफर्स में क्या होता था, अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे हैं तो आपको याद होगा कॉनिफर्स में क्या हुआ था। मैं भाई इनके पास क्या थे, इनने अपने आप में अडॉप्ट काफी सारे क्या किए थे, फीचर्स अडॉप्ट किए थे। जैसे कि क्या, जैसे कि इन्होंने किया था अपनी लीव्स को नीडल लाइक बना लिया था। ये सारी कुछ कहानी थी, ये सिर्फ मैं आपको याद दिला रही हूँ कि कॉनिफर्स क्या थे, ठीक है। कॉनिफर्स को इसीलिए जाना जाता है कि इनकी नीडल लाइक लीफ थी, इन्होंने क्या किया था भाई, वाटर लॉस के लिए अडेप्टेशंस किए थे, ये सारी चीजें इनकी हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कि इनकी साइकेट्स की, मॉसेस की, ठीक है, ये सारे जो कैरेक्टर्स, ये सारे जो ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सारे ऑप्शंस में आपको वो फीचर नहीं मिल रहा है जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भाई रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम, रेप्टाइल का कैरेक्टर क्या निकल के आना चाहिए, प्लांट किंगडम को रेप्टाइल से आप कैसे रिलेट कर सकते हो। अगर आपको ये टाइटल नहीं पता है, मैं बता रही हूं कि प्लांट किंगडम से आप रेप्टाइल को ऐसे रिलेट करोगे कि भाई रेप्टाइल्स जो थे एनिमल किंगडम के अंदर, जब रेप्टाइल्स को रखा गया था, सबसे पहले जब रेप्टाइल्स आए थे, रेप्टाइल्स के बारे में क्या खास बात थी, ये सबसे पहले क्या थे, दे आर द फर्स्ट, ठीक है, लैंड एनिमल्स, ठीक। बस अब सारी कहानी यहीं पे खत्म, सब कुछ हो गया यहीं पे खत्म। ये क्या थे, फर्स्ट लैंड एनिमल्स। सिमिलरली आपको ऐसा प्लांट बताना है जो कि क्या हो, फर्स्ट क्या हो, लैंड प्लांट हो, कंप्लीटली लैंड प्लांट हो, ठीक है। अब याद करो, जस्ट अभी मैंने आपको बताया है किसके बारे में, ब्रायोफाइटा के बारे में। एल्गे की तो कहानी है अलग भाई, वो तो सबसे प्रिमिटिव है। ब्रायो की बात अगर अपन ने जब करनी शुरू करी तो यहाँ क्या हुआ था, ब्रायो में हुआ था कि भाई ये आधा रह रहा था पानी में, आधा इसको जाना पड़ रहा था, आधा रह रहा था लैंड पर, आधा जाना पड़ रहा था इसको पानी में। क्यों, क्योंकि इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो रही, इसको रिप्रोडक्शन के लिए पानी चाहिए। अब फाइनली जब आप आए थे किसके ऊपर, टेरिडोफाइटा के ऊपर, तो ये बन गए थे आपके सबसे पहले लैंड प्लांट, ठीक है। ये कंप्लीटली लैंड प्लांट थे आपके, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज द रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। आई होप ये आंसर अब आपको क्लियर हो गया, ठीक है। मैं आपसे बार बार कह रही हूं कि बहुत जल्दी अपने आप को जो है एक क्या कर लो, एक मोमेंटम डेवलप कर लो कि कैसे क्वेश्चन को क्रैक करना है। मैम जब क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही है तब तक आपको आंसर्स को गेस करना है और उसके बाद मैं फटाफट से एक्सप्लेनेशन देना स्टार्ट कर दूंगी, क्योंकि हमें पूरे 30 क्वेश्चन को टारगेट करना है, राइट। तो ये अप्रोच बिल्कुल समझ के चलो, ये अप्रोच बिल्कुल समझ के चलो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, राइट। अ लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स इज, ठीक है ना, समझ गए ना। टेरिडोफाइटा क्या है अपने, क्या है, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। नेक्स्ट देखो भाई, फिर से पूछा है आपसे लिंक के बारे में। पिछले 3 क्वेश्चन जो 1 बाय 1 आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, 2 या 3 के बीच के लिंक पूछ रहे हैं, है ना। आप देखो, या फिर टाइटल पूछ रहे हैं। अब आ गए हो आप किसके ऊपर, एनिमल किंगडम के ऊपर। एनिमल किंगडम में आपसे पूछा जा रहा है कि नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के बीच की लिंक कौन है, कौन है नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट के बीच की लिंक। तो आपके उसको जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नॉन कॉर्डेट जानना पड़ेगा और कॉर्डेट जानना पड़ेगा। नॉन कॉर्डेट होता है क्या, जिसके पास होती है क्या मैम, जिसके पास नहीं होती है। कॉर्डेट मतलब क्या, उसकी बैकबोन नहीं होती, है ना। बिल्कुल जनरल टर्म्स यूज कर रही हूं मैं, ठीक है। जिसके पास क्या नहीं है, बैकबोन नहीं है, जिसके पास, ये कॉर्ड वर्ड कहां से आया है, नोटोकॉर्ड से आया है। जिसके पास नोटोकॉर्ड नहीं है वो क्या है, नॉन कॉर्डेट। जिसके पास है वो क्या है, कॉर्डेट। क्लियर इतनी बात। अब बस आपको ये बताना है कि कौन ऐसा है जिसके पास नोटोकॉर्ड होती है या नहीं होती है, या एक वक्त पर होती है दूसरे वक्त पर नहीं होती है। कुछ तो इस तरह के बीच की चीज निकल कर आएगी ना, तभी तो वो कहलाएगा एक लिंक, तभी तो वो क्या कहलाएगा, एक लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। बिल्कुल आपको मैं सिर्फ 3 सेकंड दे रही हूं, फटाफट से देखो क्या हो सकता है इसका आंसर। व्हाट विल बी द पॉसिबल आंसर फॉर नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, कौन होगा इनकी लिंक।
चलो मैं बता दूं मैं आपको। देखो क्या हुआ था भाई, एक ऑर्गेनिज्म ऐसा है, नाम मैं रिवील बाद में करूंगी, एक ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसके पास नॉन कॉर्डेट्स की तरह ही एक फीचर है विच इज, ठीक है ध्यान से सुनना, एक ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसके पास नॉन कॉर्डेट की तरह ही एक फीचर है विच इज द डोर्सल हार्ट। इसके पास क्या है, डोर्सल हार्ट है, साथ ही साथ इसके पास कॉर्डेट जैसा भी एक फीचर है जो कि है क्या नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड। इसके पास ये दोनों हैं जिसकी वजह से वो एक कनेक्टिंग लिंक बन रहा है कि नॉन कॉर्डेट वाले स्ट्रक्चर के साथ कैरेक्टर्स के साथ साथ वो कॉर्डेटा वाले कैरेक्टर्स को भी, उन स्ट्रक्चर्स को भी शो कर रहा है अपने अंदर। अब ये ऑर्गेनिज्म है कौन, देखो भाई आंसर स्क्रीन पर ये रहा आपके सामने, बेलेनोग्लॉसस, ठीक है। कौन है ये, बेलेनोग्लॉसस, ठीक है। इसके पास क्या है, डोर्सल हार्ट एंड नोटोकॉर्ड 2, ठीक है। तो ये हो गया आपका कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम अकर्स इन, एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें पाया जाता है, एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम अकर्स इन। चलो देखो जल्दी क्या हो सकता है इसका आंसर। रेप्टाइल्स में पाया जाता है क्या ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, हाँ। ह्यूमंस में पाया जाता है क्या ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एवीज में पाया जाता है क्या, इंसेक्ट्स में पाया जाता है क्या, बताओ। क्या आपने आंसर गैस कर लिया, क्या मैं बता दूं, यस मैम बता दीजिए मैम। तो भाई देखो यहाँ पाया जाता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आपके इंसेक्ट्स में, जिनका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, बिल्कुल ओपन होता है। क्यों होता है ओपन, क्योंकि मैम ये क्या करते हैं, डायरेक्टली ही सब कुछ इनकी प्रोसेस चल रही होती है, ठीक है। इनके पास काफी सारे स्पेसेस होते हैं इस तरह के, ठीक है, काफी सारे ऐसे स्पेस होते हैं जिनके थ्रू ये सब चीजों का क्या कर रहे होते हैं, एक्सचेंज कर रहे होते हैं और क्या कर रहे होते हैं, फ्लो कर रहे होते हैं, ठीक है। बिल्कुल ओपन, ठीक है, पूरी कैविटी के अंदर, ठीक है। तो ये सारे कुछ इनके फीचर्स हैं जिनकी वजह से ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इनके अंदर जो कहा जाता है वो होता है किसमें भाई, इंसेक्ट्स में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आ रहा है आपके सामने, फटाफट देखना भाई। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, टीनिया द टेपवर्म, अ ह्यूमन गट पैरासाइट, कीप्स firmly attached to the intestinal wall by। अच्छा, ये जो ह्यूमन गट पैरासाइट है, मतलब ये अपने कहां पाया जाता है, अपने गट में पाया जाता है। अच्छा ठीक है, तो इंटेस्टाइनल वॉल में ये कैसे अपने आप को अटैच करके रखता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसके पास ऐसे कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जिनके बेसिस पर ये इंटेस्टाइनल वॉल में अपने आप को अटैच करता है, ठीक है। तो टेप वॉर्म अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा मैं इमेजिन करवा दूं भाई, ये एक बिल्कुल ऐसा टेप जैसा, बिल्कुल टेप की तरह चपटा सा ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, टेप वॉर्म का, ठीक। इसके पास पाए जाते हैं कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनकी वजह से ये क्या करता है, अपने आप को इंटेस्टाइन की वॉल में ऐसे अपर पोर्शन पे क्या कर लेता है, स्टिक कर लेता है, चिपका लेता है उसको ना, बिल्कुल होल्ड करके वहां पे चिपक जाता है, ठीक है। क्या है ये ह्यूमन गट पैरासाइट, किन स्ट्रक्चर्स की वजह से करता है, क्या सिर्फ हुक्स की वजह से क्या सिर्फ सकर से करता है, या इन दोनों की हेल्प से करता है, या इन दोनों से ही नहीं करता है। क्या हो सकता है करेक्ट आंसर, देखो हुक्स कहां पाए जाते हैं इनके, अगर मैं माउथ की बात करूं तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है इनके पास, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाता है इनके माउथ का, इनका जो टॉप मोस्ट पोर्शन है हुक जो होता है उसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं हुक का, ठीक है। और फिर जो ये पूरा वॉर्म की बॉडी यहां से बननी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, ये बॉडी बनी आपकी टेप वॉर्म की, ठीक है। ठीक है, इस तरह से इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर है, अपन बना लेते हैं, ठीक है, रफ सा, ठीक। अब इसमें पाए जाते हैं यहां पर कुछ और स्ट्रक्चर्स भी, ठीक है, यहां पर कुछ और स्ट्रक्चर्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। ये तो हो गया इनका क्या, ये हो गया इनका क्या, हुक, ठीक है। इसके अलावा यहां पर इनके पास और भी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, ठीक है, और ये कहलाते हैं इनके क्या, ये कहलाते हैं इनके क्या, दोनों ही सकर्स, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर्स इनमें पाए जाते हैं, ठीक है ना, जैसे हुक्स पाए जा रहे हैं वैसे ही इनमें पाए जाते हैं क्या, सकर्स।
और इन दोनों की ही हेल्प से ये इंटेस्टाइन की वॉल पे अपने आप को क्या कर लेते हैं, अटैच कर लेते हैं, बिल्कुल चिपक जाते हैं उसको, ठीक है। तो इन्हें कहते हैं हुक्स एंड सकर्स, और मैं आपको बता रही हूं कि भाई इन दोनों की ही हेल्प से वो अपने आप को अटैच करता है। तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, बोथ ए एंड बी, क्योंकि हुक्स एंड सकर्स दोनों की हेल्प से जो टीनिया है, टेपवर्म है, वो अपने आप को ह्यूमन गट पैरासाइट इसलिए कहला रहा है क्योंकि वो इंटेस्टाइनल वॉल में अपने आप को अटैच कर लेता है, चिपका लेता है, ठीक है, और करता रहता है अपना काम। ठीक, क्लियर इतनी बात, चलो भाई बोथ ए एंड बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। ये जितने भी आंसर्स मैं आपको बताई जा रही हूं, अभी मेरा पूरा ध्यान सिर्फ एक्सप्लेनेशन पर है, ठीक है ना, अभी पूरा ध्यान मेरा सिर्फ एक्सप्लेनेशन पर चल रहा है। एट लास्ट मैं आपसे पूछूंगी कि आपके कितने क्वेश्चंस जो है वो सही जा रहे हैं, आप कितना उन सब की अप्रोच तक पहुंच पा रहे हो, और एक्सप्लेनेशन के बाद क्या आप समझ पा रहे हो कि आपका जो अगर कहीं किसी वजह से कोई आंसर गलत गया भी है तो वो क्यों गया था, है ना, और वो किस तरह से उसको आप सही कर सकते हो। ठीक है, ये दोनों फीडबैक आपको मुझे जरूर देने हैं, इन फीडबैक से ही मुझे हेल्प मिलेगी। आप देख रहे हो मैं आपके कमेंट्स लगातार देखती हूँ, तभी ये जो सीरीज आपको अल्टरनेट मिलने वाली थी उसको मैंने और प्रीपोन किया है, राइट। तो ये सारी चीजें आपकी भाई बहुत ज्यादा डीपली कंसिडर की जाती हैं। ये फीडबैक जो आप मुझे आज के इस सेशन से प्रोवाइड करोगे, इसका डेफिनेटली आपको नेक्स्ट सेशन में रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर मुझे लगेगा कि कहीं पर भी कुछ भी डाउट बच्चों को रह रहा है, कोई भी चीज अगर आपकी है, तो भाई साथ ही साथ बताते चलना, ठीक है। एट लास्ट मुझे सबसे ये कमेंट चाहिए कि कितने आउट ऑफ 30 सही गए हैं, कितने जो है वो सिली मिस्टेक की वजह से गलत गए हैं, और कितने में कॉन्सेप्चुअल कुछ मिस्टेक आई थी और वो एक्सप्लेनेशन से फिर क्लियर हुई या नहीं हुई। ये सारे फीडबैक्स मुझे आप लोगों से चाहिए है। क्लियर हुई इतनी बात। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। मेज ग्रेन इज, मेज ग्रेन क्या होता है, सीड होता है। हाँ मैम सीड ही तो होता है, हाँ सीड ही तो होता है, सीड ही तो होता है, सीड होना चाहिए मैम, सीड बोलते हैं उसको। एम्ब्रियो, एम्ब्रियो तो उसके अंदर होना चाहिए। हाँ, ओव्यूल होना चाहिए क्या इसको, ओव्यूल होना चाहिए क्या इसको। ओव्यूल कैसे होगा मैम, ओव्यूल के अंदर ही तो ये बना था ना, ओव्यूल के अंदर ही तो ये बना था। या फिर फ्रूट होना चाहिए क्या, फ्रूट तो मैम वो होता है ना, वो फ्लैशी सा जिसको अपन खाते हैं बढ़िया तरीके से। हाँ, मेज ग्रेन क्या फ्रूट है, बताओ 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 बताओ, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर। मेज ग्रेन जो आपका मक्का का दाना है, वो मक्के का दाना आपका क्या है, वो दाना क्या है, दाना पानी क्या है, बताओ। सीड है या फ्रूट है या एम्ब्रियो है या ओव्यूल है। एम्ब्रियो और ओव्यूल की कहानी तो मैं यहीं पे कैंसिल आउट कर दूं भाई, एम्ब्रियो तो उसको अंदर होना चाहिए था अगर होता तो, हाँ बाहर क्यों कहलाएगा। और जो ओव्यूल है, ओव्यूल से ही तो वो बना है मैम, तो ओव्यूल क्यों कहलाएगा, नहीं कहला सकता, ठीक है। ओव्यूल से ही तो सीड बनता है ना, तो अगर सीड है तो भी वो ओव्यूल तो नहीं कहलाएगा, और अगर फ्रूट है तो भी वो ओव्यूल तो नहीं कहलाएगा। ये बात तो क्लियर हो गई। कंफ्यूजन किसके बीच में बचा, सीड और फ्रूट के बीच में। अब समझो, अब समझो कि फ्रूट है या नहीं, सीड है या नहीं। जो मेज ग्रेन होता है, ठीक है, जो मेज ग्रेन होता है मक्का का दाना, ठीक है, बिल्कुल भी मेरी ड्राइंग पर मत जाना, ठीक है, बिल्कुल भी मेरी ड्राइंग पर मत जाना, ठीक है। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूं कि अगर ये जो मेज ग्रेन है, ठीक है, इसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग की यहां मैं बात कर रही हूं, ठीक है, ध्यान से समझना। ये एक कॉन्सेप्ट है बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग था, ठीक है। जो बायो का नहीं है उसको भी जाके बताओगे, उसको हेल्प मिलेगी, ठीक है। ये जो इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, ये इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग बताओ मुझे क्या होनी चाहिए थी। इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होनी चाहिए थी, इसका सीड कोट क्या होनी चाहिए थी। अगर, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को लगता है कि ये सीड है लेकिन नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो बात, धीरे धीरे आंसर डिस्क्लोज हो रहे हैं, समझते जाना, ठीक। ये क्या है, सीड कोट होना चाहिए था, लेकिन ये सीड कोट नहीं है। ये क्या है, ये क्या है, दिस इज द पेरिकार्प, दिस इज द पेरिकार्प। क्या हो गया है मेरा, हाँ जल्दबाजी में ऐसी राइटिंग लिखूंगी तो कैसे समझोगे मैम, हम कैसे समझेंगे, कैसे समझेंगे। पेरिकार्प, ठीक है, दिस इज द पेरिकार्प। अब पेरिकार्प कहां से आती थी मैम, पेरिकार्प तो फ्रूट की आउटर वॉल हुआ करती थी, फ्रूट की जो आउटर लेयरिंग हुआ करती थी वो कहलाती थी पेरिकार्प, मतलब ओवरी की आउटर लेयर। एग्जैक्टली दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन कि जो आपका यहाँ पर मेज ग्रेन है वो एक अलग, एक नया फिनोमिना दिखा रहा है आपको, क्योंकि इसके पास, ठीक है, जो सीड है वो तो है ही, लेकिन जो इसकी आउटर कवरिंग है ना, जो इसकी फ्रूट की वॉल होनी चाहिए थी, जो इसकी ओवरी की वॉल है और जो इसकी सीड की वॉल है, बोथ आर मर्ज, मतलब जो इसकी आउटर मोस्ट वॉल है वो क्या है, पेरिकार्प है, ठीक है। और पेरिकार्प से मतलब ओवरी की वॉल से अगर कोई चीज सराउंडेड है तो फिर आप उसे क्या कहोगे, उसे आप क्या कहोगे, उसे फ्रूट कहते हैं मैम। फ्रूट के अंदर तो सीड होता ही है, तो वो तो नॉर्मल बात है ना, फिर इसके अंदर अगर सीड है तो,
हाँ वो तो नॉर्मल बात है, लेकिन सराउंडेड है किससे, पेरिकार्प से, मतलब किससे, ओवरी वॉल से, मतलब किससे, ओवरी की वॉल से। तो ये क्या कहलाएगा, फ्रूट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फ्रूट कहलाएगा। क्या इतनी बात क्लियर हुई, क्या इतनी बात क्लियर हुई भाई? करेक्ट आंसर क्या हो गया, मेज ग्रेन इज अ फ्रूट। ठीक है, देखो 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 नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, फाइब्रस रूट सिस्टम इज मोस्टली फाउंड इन। जो फाइब्रस रूट सिस्टम है वो किस में पाया जाता है? अगर आपने ध्यान से सारे लेक्चर्स देखे हैं, मैंने आपको पढ़ाया था मोनोकॉट और डाइकॉट के बीच के, मैंने काफी सारे डिफरेंस बिटवीन की एक टेबल पढ़ाई थी, राइट है, याद है सबको? अब वो जो टेबल थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था एक टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम, जो आपका जूनियर क्लासेस का टॉपिक है वो मैंने पढ़ाया था। अब उस टैप और फाइब्रस रूट में मैंने आपको बताया था कि कौन सी मोनोकॉट में पाई जाती है और कौन सी डाइकॉट में पाई जाती है। अगर आपको वो टेबल याद है तो बस ये क्वेश्चन आपके लिए सिर्फ एक बार देखा और टिक मारने वाला था। ठीक है, अगर आपको वो टेबल, इसमें कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, बस इसमें होती है इसमें नहीं होती है, क्लियर है? ठीक है, देखो जरा, देखो जरा क्या है आंसर, सी मोनोकॉट प्लांट्स, जो भाई आपकी फाइब्रस रूट सिस्टम है ये पाई जाती है मोनोकॉट में, और जो नेक्स्ट रूट सिस्टम आपका है कौन सा, टैप रूट सिस्टम, वो पाया जाता है आपका डाइकॉट में। ठीक है ना, ब्रायोटेरिडो का यहाँ कोई सीन नहीं है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी चल रही है किसकी थी, मोनोकॉट डाइकॉट की थी, इसका मैंने आपको इसीलिए टेबल बताया था। ठीक है, देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, which of the following are categorized as composite और multiple fruits। अच्छा, मतलब वो multiple fruit मतलब वो जो एक साथ सारे बहुत सारे फ्रूट जो है वो जुड़े हुए रहते हैं, राइट? कॉम्पोजिट फ्रूट मतलब जिसमें बहुत सारे फ्रूट्स क्या है, एक साथ कंबाइंड है, राइट? मल्टीपल फ्रूट्स का जो बंच होता है, जिसे आप समझते हो कि एक ही फ्रूट और खा जाते हो, ठीक है, मतलब आप एक साथ बहुत सारे फ्रूट खा रहे होते हो, वो क्या है, वो क्या है? क्या जैक फ्रूट जो है वो मल्टीपल फ्रूट कहलाता है? ठीक है, अब काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने तुरंत कमेंट कर दिया होगा यस मैम ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, जिन्होंने बी, सी और डी को देखा ही नहीं होगा। भाई पाइनएप्पल भी एक मल्टीपल फ्रूट है, मलबेरी भी एक मल्टीपल फ्रूट है, एक कॉम्पोजिट फ्रूट है, तो ऑप्शन विल बी डी, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन विल बी डी, ऑल ऑफ दीज। क्लियर हुई बात इतनी? ऑप्शन विल बी डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है बायकोलेटरल कॉन्जॉइंट वस्कुलर बंडल्स हैव, मतलब बायकोलेटरल कॉन्जॉइंट वस्कुलर बंडल की बात कर रहे हैं आपसे। इसके अलावा कौन से होते हैं मैम? इसके अलावा होते हैं मैम कोलेटरल भी होते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपसे सिर्फ इनका कैरेक्टर पूछा है कि बायकोलेटरल कॉन्जॉइंट वस्कुलर बंडल का कैरेक्टर क्या है, समझो। Xylem and phloem which are arranged in a alternate manner on different radii, ठीक है। अच्छा, क्या इसमें ऐसा होता है कि जाइलम और फ्लोएम को कैसे अरेंज किया गया है? अल्टरनेट मैनर में किया गया है, किस पे? डिफरेंट डिफरेंट रेडियाई होंगे उनके, है ना, मतलब एक जाइलम है एक जगह, ठीक है, फिर फ्लोएम है और सबका रेडियस अलग है, ठीक है, ऐसा कुछ अरेंजमेंट कह रहे हैं, ऐसा होता है क्या? दूसरा कह रहा है कि जाइलम एंड फ्लोएम व्हिच आर सिचुएटेड एट द सेम रेडियस एंड इट हैज टू ग्रुप्स ऑफ फ्लोएम अलोंग द टू साइड्स ऑफ जाइलम इनसाइड एंड आउटसाइड। ध्यान से समझना, ये वाला स्टेटमेंट थोड़ा लंबा है, बताती हूँ क्या कह रहा है। देखो ये कह रहा है कि जाइलम एंड फ्लोएम जो कि कहाँ होते हैं सिचुएटेड, सेम रेडियस पे, ठीक है, मतलब रेडियस सेम है, मतलब मैंने ये एक सेंटर बना लिया है ना, ये सेंटर बना लिया मैंने और बोल दिया कि भाई ये होगा इसका जाइलम, ठीक है, और ऐसा ही कुछ इसमें सिचुएटेड होगा क्या, ऐसा ही कुछ तरीके से इसमें सिचुएटेड होगा क्या इसका फ्लोएम, है ना, जाइलम एंड फ्लोएम। क्यों मैंने ऐसा बनाया? क्योंकि उन्होंने बोला था कि इनमें क्या होगा, सेम रेडियस होगा और उसमें होंगे क्या, दो ग्रुप जाइलम, ठीक है, टू ग्रुप्स ऑफ फ्लोएम। अच्छा, फ्लोएम के दो ग्रुप होने हैं, कहां पे होने हैं? ऑन द टू साइड्स ऑफ जाइलम, मतलब जाइलम की दो साइड पे, एक साइड हो गई इसकी ये, एक साइड हो गई इसकी ये, ठीक है, इनसाइड एंड आउटसाइड, दो साइड ऑफ जाइलम पे क्या है, फ्लोएम के दो ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, ठीक है भाई, बना दिया मैंने ऐसा स्ट्रक्चर। तो क्या इसे कॉन्जॉइंट बायकोलेटरल वस्कुलर बंडल कहते हैं, ये पूछा है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है जाइलम एंड फ्लोएम इन सम सेम रेडियस बट इट हैज ओनली वन ग्रुप ऑफ फ्लोएम आउटसाइड द जाइलम, ठीक है। अब देखो ये सारे ऑप्शंस में से कौन सा सही बैठेगा, ये बताने के लिए मैं आपको सबसे पहले ये समझा देती हूँ कि बायकोलेटरल कॉन्जॉइंट वस्कुलर बंडल क्या होता है, उसमें क्या होता है। देखो ये जो मैंने यहाँ डायग्राम बनाया है, ठीक है, ये जो मैंने यहाँ डायग्राम आपका बनाया है, दिस इज, ठीक है, ये पूरा हो गया आपका जाइलम, ठीक है, ये पूरा हो गया आपका फ्लोएम, ठीक है, ये पूरे हो गए आपके फ्लोएम,
ठीक, अब ये जो जाइलम फ्लोएम है, ठीक है, अब ये जो जाइलम फ्लोएम है इसकी बाउंड्री मैं एक बार फिर से बना दूं जाइलम की, ठीक है, ये इसका सेंटर, सेम रेडियस है ना, ठीक। अब इस तरह से इसके अंदर पाए जाते हैं, किसकी बात अपन कर रहे हैं, बायकोलेटरल कॉन्जॉइंट वस्कुलर बंडल की अपन बात कर रहे हैं, अभी अपन किसी ऑप्शन को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ये ऐसा ही होता है, ठीक है, बायकोलेटरल कॉन्जॉइंट वस्कुलर बंडल ऐसा ही होता है जिसके अंदर दो वस्कुलर बंडल्स होते हैं, ठीक है। अब ये देखो एक ही रेडियस पे अरेंज्ड है, जाइलम एक ही रेडियस पे है, उसी रेडियस पे देखो आप पीछे अगर इमेजिन करोगे कि क्या है, फ्लोएम है, ठीक है। अब ये जो फ्लोएम है इसके क्या हो गए, दो ग्रुप डिवाइड हो गए ना, जाइलम के ऊपर और नीचे, दो ग्रुप में वो डिवाइड हो गया ना ऑटोमेटिकली, जाइलम के ऊपर और नीचे, ठीक है। पहले क्या होगा, जाइलम और उसके पीछे होगा क्या, फ्लोएम, ठीक। अब ये जो अरेंजमेंट है ये कहलाता है आपका बायकोलेटरल कॉन्जॉइंट वस्कुलर बंडल। अब इसके अकॉर्डिंग कौन सा फीचर जो है मैच कर रहा है, बस वो हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। तो जाइलम एंड फ्लोएम विच आर अरेंज्ड इन एन अल्टरनेट मैनर, तो भाई ये अल्टरनेट मैनर पे डिफरेंट रेडियाई पे बोल रहा है और ऐसा नहीं है सेम रेडियाई पे होता है, तो ये गलत, ठीक। ये कह रहा है कि सेम रेडियाई पे होता है, टू ग्रुप ऑफ फ्लोएम होते हैं, तो यहां तक बात इसकी जो है करेक्ट बैठ रही है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत अपन को है नहीं। इसमें बोल रहा है कि सेम रेडियस पे होता है, ठीक है, और एक ग्रुप ऑफ फ्लोएम होता है जाइलम के बाहर, तो अगर एक ही ग्रुप होगा तो इसका तो इन्होंने कंसिडर ही नहीं किया, मतलब ये क्या हो गया, गलत, ये क्या हो गया, गलत, ठीक है, क्योंकि टू ग्रुप्स ऑफ फ्लोएम वी आर हैविंग हियर, राइट। अब फ्लोएम सराउंड्स द जाइलम टिश्यूज, अच्छा, जो जाइलम है उसके आसपास पूरा फ्लोएम जो है वो घिरता है, पर देखो देखो इस वाले स्टेटमेंट में एक बहुत छोटी सी मिस्टेक है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, इस वाले स्टेटमेंट में एक बहुत छोटी सी मिस्टेक है, बहुत छोटी सी, क्या कि ये कह रहा है जाइलम टिश्यूज, जाइलम टिश्यूज मतलब ये कह रहा है कि जाइलम भी नंबर में ज्यादा है, जबकि ऐसा नहीं है, जाइलम तो एक ही है सेंटर में, उसके ऊपर फ्लोएम जो है वो ज्यादा है, ठीक है। तो ये एस जो यहां लगा ना, इसकी वजह, सिर्फ इतने से स्टेटमेंट की वजह से ये क्या हो गया, गलत। नेक्स्ट कह रहा है क्या, जाइलम सराउंड्स द फ्लोएम टिश्यू, तो क्या फ्लोएम के टिश्यूज को जाइलम सराउंड कर रहा है, नहीं, इट इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो भाई एक लास्ट ऑप्शन आपके पास बनता है विच इज ऑप्शन नंबर बी, जो कह रहा है कि जाइलम फ्लोएम जो कि सेम रेडियस पर है, उसमें दो ग्रुप ऑफ फ्लोएम है, ऊपर और नीचे, दो साइड्स पे, जाइलम की दोनों साइड्स पे, ठीक है, इनसाइड एंड आउटसाइड। क्लियर इतनी बात। तो कौन सा ऑप्शन आपका एट लास्ट सही निकला सारी चीजों को कंसिडर करने के बाद, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहां पर ये जो ऑप्शन था ये बिल्कुल इतनी सी चीज की वजह से गलत हुआ है, ध्यान देना, इतनी छोटी छोटी चीजों को आपको नोटिस करते चलना है। ऑलमोस्ट 50% ये सीरीज का सेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 15 पर हम आ गए हैं। Collenchyma is the chief supporting tissue in young dicotyledonous stems, ठीक है। क्या कॉलेनकाइमा जो है वो सपोर्टिंग टिश्यू है, क्या वो सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए होता है, किसके अंदर, यंग डाइकोटिलिडनस स्टेम के अंदर। प्रेजेंट मोस्टली इन द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, रिस्ट्रिक्टेड टू द आउटर लेयर्स, क्या वो हमेशा प्लांट के एरियल पार्ट्स में प्रेजेंट होता है मोस्टली, ठीक है, ओके। मेड ऑफ लिविंग सेल्स हैविंग लोकलाइज्ड थिकनिंग्स इन देयर सेल वॉल्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पैक्टिन, हेमीसेल्यूलोज एंड सेल्यूलोज, ठीक है। लिविंग सेल्स का बना होता है, ठीक है, कॉलेनकाइमा की बात चल रही है, उसकी थिकनिंग्स होती हैं, ठीक है, उसकी सेल वॉल काफी थिक होती हैं, ठीक है, उसके अंदर कैसे थिक होती हैं, क्योंकि पैक्टिन, हेमीसेल्यूलोज एंड सेल्यूलोज की बनी होती हैं। ये कुछ 3 स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं कॉलेनकाइमा के बारे में। अब आपको बताना है कि इनमें से कितने स्टेटमेंट्स का सेट जो है वो इनके लिए करेक्ट है, ठीक है। तो बताओ, क्या 1 and 2, या फिर 1 and 3 ओनली, या फिर 1, 2 and 3 ऑल, या फिर ओनली द 1 इज करेक्ट और रिलेटेड टू कॉलेनकाइमा। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, चलो क्या होगा करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, बताओ, चलो बता दूं मैं आंसर, बता दूं मैं आंसर, हो गई सबकी गैसिंग कंप्लीट। देखो 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 देखो, करेक्ट 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 सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इज 1, 2 and 3, ठीक है। ये तीनों ही स्टेटमेंट्स कॉलेनकाइमा के बारे में सही हैं भाई। यही वो टिश्यू होता है जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है, एरियल पार्ट्स में पाया जाता है ताकि वहां पर सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, और इसकी जो सेल वॉल की थिकनिंग्स होती हैं वो पैक्टिन, हेमीसेल्यूलोज एंड सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। तो ये करेक्ट था। अब देखो क्वेश्चन नंबर आएगा आपके सामने 16 सी, क्वेश्चन नंबर 16, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर प्रेजेंट इन, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, बताओ
किसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती हैं? भाई कैस्पेरियन स्ट्रिप्स की अपन बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो मैं बता दूं ये होती क्या है, ठीक है। देखो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स क्या होती हैं, ये एक ऐसी स्ट्रिप्स होती हैं जो कि कुछ आप समझ लो कि वैक्सी से सब्सटेंस की बनी होती है, ठीक है। एक वैक्सी सब्सटेंस की ये स्ट्रिप्स बनी होती है जो कि क्या करती हैं, बिल्कुल मतलब एक होता है ना कि खड़े हो जाती हैं बीच में कि नहीं आने देंगे हम ना किसी सोल्यूट ना किसी सॉल्वेंट को, किसी को यहाँ से क्या करने नहीं देंगे, पास ऑन करने ही नहीं देंगे, किसी को मूवमेंट करने ही नहीं देंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई इनकी बात कैस्पेरियन स्ट्रिप्स की, ठीक है। इस तरह के ये सब्सटेंस की बनी होती है। पाई कहाँ जाती है, किस लेयर में पाई जाती है? लेयर क्यों बोला मैंने, क्योंकि ऑप्शन सारे लेयर के हैं, है ना। पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस, हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस, ये सब क्या है, लेयर्स ही होती है ना। अब देखो इन लेयर्स को देखो, बार बार मैं बता रही हूँ चेतावनी, ड्राइंग पे मत जाना, ठीक है। बार बार मैं बता देती हूँ आप लोगों को चेतावनी के ड्राइंग वगैरह पे मत जाना, ठीक है। ऐसे करके कुछ लेयर्स होती हैं आपके सामने, है ना। सबसे पहले आपके पास कौन सी होती है, सबसे पहली लेयर कौन सी होती है आपके पास? एपिडर्मिस होती है ना। फिर कौन सी होती है मैम? होती है एंडोडर्मिस। अरे भाई आज ये क्या हो रहा है, मैं जितना स्पीड में करने की कोशिश कर रही हूँ उतनी गलती हो रही है, हाँ। एंडोडर्मिस, ठीक है। फिर होती है आपके पास क्या? एंडोडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस, देन होती है आपके पास मैम बहुत सारी, यहाँ पे जो एपिडर्मिस की लेयर बना दोगे आप, यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पाई जाती है क्या, ठीक है। उसके बाद आपके पास पाई जाती है यहाँ पे क्या? एंडोडर्मिस, है ना। यहाँ पे ये जितनी भी सेल्स हैं, ये सारी सेल्स किसकी पाई जाती है मैम? एंडोडर्मिस की होती है ये, ठीक है। अब ये कलर्स कैसे चेंज हो रहे हैं अपने आप, ये आप सबको पता ही है, जादुई शक्तियों का प्रकोप। मैंने तो इसको रेड रखा था ताकि आपको इजीली समझ आए, ठीक है। ये बीच बीच में ग्रीन हो रहा है, फिर जब इसका मन करेगा ये रेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है मैं गंदा सा स्ट्रक्चर जो बना रही हूँ, इसको मैं बना रही हूँ इसलिए ताकि मैं आपको समझा सकूं कि यहाँ पर एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, और फिर होता है आपके क्या, नेक्स्ट होता है आपके पास क्या, यहाँ पर एक साइकिल होती है ना। यहाँ पर एक लेयर होती है आपके पास, ठीक है। इस पूरी लेयर को मैंने क्या बोल दिया आपकी? पेरिसाइकिल, राइट। यहाँ पर एक लेयर होती है ना आपके पास, पेरिसाइकिल, ठीक है ना। जिसने अगर नहीं पढ़ा है तो भाई जाके जरूर पढ़ लो, ठीक है। जाके जरूर लेक्चर देख लो। कौन सा देखेंगे मैम? भाई मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी चल रही है, ठीक है। एनाटॉमी चल रही है ये, ठीक। अब देखो ये हो गया आपका पेरिसाइकिल, बस इससे ज्यादा अंदर में नहीं जा रही हूँ, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ आपके पास होती है क्या? एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, ठीक है, पेरिसाइकिल, और आपके पास होती है क्या? हाइपोडर्मिस, है ना। और आपके पास होती है क्या? हाइपोडर्मिस, ठीक। पेरिसाइकिल और हाइपोडर्मिस। अब मैंने जो आपको कैस्पेरियन स्ट्रिप्स का इंट्रोडक्शन दिया, तो वो एपिडर्मिस में तो नहीं हो सकती मैम, एपिडर्मिस में ही हो जाएंगी तो कैसे फिर सब कुछ चीजें अंदर आएंगी, है ना। लेकिन ध्यान से सुनना, एंडोडर्मिस जो लेयर आपकी है, इसके पास इसकी सेल्स की जो वॉल है, ठीक है ना, इसकी सेल्स में, ठीक है, टेंजेंशियली इन सेल्स में पाई जाती हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो कि होती हैं वैक्सी सब्सटेंस की, जो नहीं आने देती किसी को, नहीं जाने देती किसी पार्टिकल को, ठीक है। मूवमेंट नहीं होने देती किन चीजों का, ठीक है, फ्लूइड्स का, किसी भी लिक्विड का, किसी भी चीज का फ्लो मूवमेंट नहीं होने देती। मूवमेंट होता है किसके थ्रू? जो लिविंग सेल अंदर प्रोटोप्लास्ट है उसके थ्रू। किसके थ्रू होता है? प्रोटोप्लास्ट के थ्रू होता है, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा जो कि इस क्वेश्चन में नीडेड नहीं भी था तो भी मैंने आपको बता दिया ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो भाई दिमाग आपका फिर से घूमे ना, ठीक है ना। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो होती हैं ये प्रेजेंट होती हैं आपकी एंडोडर्मिस लेयर के अंदर, टेंजेंशियली इसकी वॉल में, ठीक है, बनी होती है वैक्सी सब्सटेंस की। ये इस पूरी कहानी का कंक्लूजन निकल कर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता दूं भाई एंडोडर्मिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता दूं मैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? दैट 3 ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेल ऑर्गेनल्स आर करेक्ट, ठीक है। सेल ऑर्गेनल से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं, तो कौन सा वाला गलत है? इस तरह के क्वेश्चंस के लिए एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन मैं दे दूं कि ये जरूर पढ़ा करो और उसको हाईलाइट करके रख दिया करो, ठीक है। ये जरूर पढ़ा करो इस तरह के टर्म्स को और हाईलाइट करके रख लिया करो ऑप्शंस को रीड करने जाओ उससे पहले कि आपसे रॉन्ग पूछा है। क्या करते हैं बच्चे? राइट देखते हैं और बस लगा के आ जाते हैं। ये सब सिली मिस्टेक्स हैं आपकी, ये सारी सिली मिस्टेक्स हैं और ये हमें नहीं करनी है, ठीक है। रॉन्ग पूछा है भाई, रॉन्ग 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 रॉन्ग। देखो
Lysosomes are double membraned vesicles budded off from Golgi apparatus and contain digestive enzymes. तो भाई मुझे तो सब कुछ सही नजर आ रहा है मैम, हाँ ऐसे ही तो होता है, Golgi apparatus से ऐसे बड की तरह निकल के आते हैं, वो जो उसका सिस और ट्रांस फेस होता है Golgi apparatus में, उससे निकल कर आते हैं और उसके अंदर होते हैं बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स, राइट, सही बात है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर हाँ डबल मेम्ब्रेन होते हैं क्या, बताओ, डबल मेम्ब्रेन होते हैं क्या, बताओ जरा, होते हैं क्या? नहीं मैम, ये तो सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स में हम काउंट करते हैं, पढ़ा है ना। तो भाई ये वाला स्टेटमेंट मुझे मिल गया कैसा, गलत। और देख लूं और भी कोई है क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स एंड हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। तो भाई ये तो सही है, ये तो सही है, काफी सारे मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स की ये बनी होती है, ट्रांसपोर्ट में, सिंथेसिस में, सिक्रीशन में, सब में हेल्प करती है, सब में वर्क करती है, सही बात है। ल्यूकोप्लास्ट आर बाउंड बाय टू मेम्ब्रेन्स, ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनमें पिगमेंट नहीं होता लेकिन होता है इनका खुद का डीएनए, और ये करते हैं क्या, प्रोटीन सिंथेसाइज। तो भाई चलो ठीक है, ये बात भी सही है। नेक्स्ट बात हो रही है आपकी स्फेरोसोम्स की, ये होते हैं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड एंड आर एसोसिएटेड विद सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ लिपिड्स। तो भाई ये बात भी इनकी सही है, स्फेरोसोम्स जो है वो क्या करते हैं, सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ लिपिड्स करते हैं, ठीक है ना। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट्स हो गए आपके करेक्ट, ये वाला भी ऑलमोस्ट करेक्ट ही था, बस ये इन लोगों ने डबल लगा दिया, सिंगल बोलते हैं ना तो ये भी करेक्ट हो जाता, तो सिर्फ इस डबल लिखे होने की वजह से ये बात हो गई आपकी गलत। लाइसोसोम्स के लिए ये स्टेटमेंट हो गया आपका गलत। चलो चलो चलो, करेक्ट आंसर विल बी ए। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सीलिया इज नॉट करेक्ट। सीलिया के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, फिर से आपसे नॉट करेक्ट पूछा है, ओके। Cilia contain an outer ring of 9 doublet microtubules surrounding 2 single microtubules। ओ ऐसा बोला है क्या? देखो क्या बोला है, एक आउटर जो एक पूरा रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है उसमें 9 डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं और उनको पूरे को सराउंड करते हुए, ठीक है, वो जैसे सराउंड कर रहे हैं मतलब उसके बीच में, ठीक है, 2 सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। क्या ऐसा स्ट्रक्चर होता है, क्या ऐसा स्ट्रक्चर होता है सीलिया का? नेक्स्ट देखो, द ऑर्गेनाइज्ड बीटिंग ऑफ सीलिया इज कंट्रोल्ड बाय, जो सीलिया की ऑर्गेनाइज्ड बीटिंग होती है ना जिसकी वजह से वो मूवमेंट कर रही है, ठीक है, वो कौन कंट्रोल करता है भाई? फ्लक्सेस ऑफ कैल्शियम आयंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। क्या इनकी वजह से ये सब कुछ ऑर्गेनाइज हो रहा है, ठीक है। एंड सीलिया आर हेयर लाइक सेल्यूलर अपेंडेजेस। तो भाई ये बात तो सही है, हेयर लाइक सेल्यूलर अपेंडेजेस होते हैं, सेल के बाहर हेयर जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ सीलिया आर कंपोज्ड ऑफ ट्यूबुलिन। तो भाई सही बात है, ट्यूबुलिन के बने होते हैं, ये जितने भी माइक्रोट्यूब्यूल्स की यहाँ बात चल रही है ना, ये किसके बने होते हैं? ट्यूबुलिन के बने होते हैं, ये बात भी करेक्ट है। सेल्यूलर अपेंडेजेस होते हैं हेयर लाइक, वो बात भी करेक्ट है। इन दोनों में बताओ मुझे, ये जो 9 डबलेट वाला स्ट्रक्चर अगर आपने सीलिया का नहीं देखा है, जो इसकी पूरी एक रिंग होती है, ठीक है, अगर आपने इसका 9 डबलेट वाला स्ट्रक्चर नहीं देखा है तो जरूर जाके एक बार देखें, ठीक है ना। तो भाई ये हो गया आपका क्या, क्योंकि यहाँ पर हमने इमेज और वीडियोस दिखाने का कार्यक्रम जो है वो नहीं रखा है, ठीक है, ये कार्यक्रम हम रखते हैं अपने टॉपिक वाइज लेक्चर्स में, ठीक है ना, ये वाला कार्यक्रम जो है ये व्यवस्था वहाँ की गई है, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर जाके देखें, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट तो सब कुछ दे ही रहे हैं, ठीक। तो बात कर रहे थे अपन कहाँ कि भाई ये जो 9 डबलेट है, ठीक है, और ये जो आपके 2 सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल है, ये बात तो सही है, ठीक है, इसी तरह से पाए जाते हैं, 9 डबलेट्स पाए जाते हैं, ठीक है, फिर वो कनेक्टेड होते हैं दूसरे 9 डबलेट से, फिर वो कनेक्ट होते हैं दूसरे 9 डबलेट से, फिर वो कनेक्टेड होते हैं दूसरे डबलेट से, इस तरह से ये जो पूरा 1 2 3 4 चल रहा है, ये चलेगा आपका 5, ठीक है, 6 7 8 और 9 ऐसे चलेगा, ठीक है, इस तरह से ये चलता है आपका, ठीक है ना। कितना हो गया ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बना दिया ना, 9 बने और बीच में 2 सिंगल, ठीक। इस तरह से ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर, सीलिया का स्ट्रक्चर जो है वो बना होता है। तो मैडम रह कौन गया? इसको तो छोड़ दिया, बस यही रह गया, यही गलत है, क्योंकि आयंस की बात ये कर रहा है, यहाँ पे इसमें कुछ गड़बड़ी है, ठीक है ना। तो भाई ये सिर्फ इकलौता स्टेटमेंट ऐसा है जो गलत बैठ रहा है। 1 3 and 4 आर करेक्ट स्टेटमेंट्स, तो आपका नॉट करेक्ट होगा कौन सा? बी। तो भाई बी विल बी द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 पर, यह कह रहा है दैट अकॉर्डिंग टू वाइडली एक्सेप्टेड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सेल मेम्ब्रेन्स आर सेमी फ्लूइड, ठीक है, जो वाइडली एक्सेप्टेड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है
इसके अकॉर्डिंग जो सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं वो कैसी होती हैं, सेमी फ्लूइड होती हैं, जहां पे लिपिड्स और इंटीग्रल प्रोटीन्स जो होते हैं वो एक दूसरे से डिफ्यूज होते हैं, एक दूसरे से मतलब एक साथ कंबाइंड तरीके से चलते हैं। ठीक है, ये बात भी सही है। रिसेंट ईयर्स में दिस मॉडल हैज बीन मॉडिफाइड इन सेवरल रिस्पेक्ट्स, इन दिस रिगार्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो भाई इस कॉन्सेप्ट में, इस पूरी बात के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, फिर से गलत ही पूछा है, मतलब आपको गलत चीजों पे ही ध्यान देना है यहाँ पर, है ना, फिर से गलत पूछा है। देखो देखो देखो, प्रोटीन्स जो होते हैं इन सेल मेम्ब्रेन में, ये जो लिपिड वाला स्ट्रक्चर आपको बोल रहा है, बायोलिपिड जो लेयर की बात यहाँ चल रही है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स होते हैं दे कैन ट्रेवल विद इन द लिपिड बायलेयर। ये जो लिपिड बायलेयर होती है ना, ऊपर भी लिपिड, ठीक है, नीचे भी लिपिड, लिपिड की बायलेयर होती है, बीच में क्या होते हैं, प्रोटीन्स फंसे होते हैं, ठीक है, लिपिड बायलेयर के बीच में, राइट। तो इस तरह से जो ये लिपिड बायलेयर होती है, इसमें ये कह रहे हैं कि लिपिड्स जो है वो क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लिपिड्स, ठीक है, ट्रैवल कर सकते हैं लिपिड बायलेयर के अलोंग, ठीक। एंड प्रोटीन्स कैन ऑल्सो अंडरगो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट्स इन द लिपिड बायलेयर। प्रोटीन्स भी जो है वो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कर सकते हैं। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट का मतलब आपको पता है, अंदर पूरा मेम्ब्रेन के और फिर पूरा बाहर, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज द फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। तो क्या लिपिड बायलेयर में प्रोटीन भी ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, लिपिड कर रहे हैं यहाँ पर बोला वहां, ठीक है, प्रोटीन्स कर रहे हैं लिपिड बायलेयर के अंदर, ठीक, और ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कर रहे हैं यहाँ पर, ये अलग बात है, ठीक है, ट्रैवल करना एक अलग बात है, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट एक अलग बात है। प्रोटीन्स कैन रिमेन कन्फाइंड विद इन सर्टेन डोमेन्स ऑफ द मेम्ब्रेन। ये जो प्रोटीन्स हैं ये कहाँ रहते हैं भाई, मेम्ब्रेन के कुछ डोमेन्स, ठीक है, स्पेसिफिक डोमेन्स तक ही बिल्कुल कन्फाइंड रहते हैं, हर जगह नहीं होते। मैनी प्रोटीन्स रिमेन कंप्लीटली एम्बेडेड विद इन द लिपिड बायलेयर। काफी सारे प्रोटीन्स ऐसे भी होते हैं, ठीक है, जो दोनों लिपिड की जो बायलेयर है उसके बीच में बिल्कुल कंप्लीटली एम्बेडेड रहते हैं, मतलब पूरी तरीके से उसके बीच में धसे हुए होते हैं, बिल्कुल भी उस मेम्ब्रेन से बाहर नहीं और बिल्कुल भी उस मेम्ब्रेन से अंदर नहीं, ठीक है, सिर्फ पूरी तरीके से उस दोनों लिपिड बायलेयर के बीच में धसे हुए हैं, कंप्लीटली एम्बेडेड, ठीक है। तो ये कुछ 4 स्टेटमेंट्स हो गए आपके लिपिड बायलेयर स्ट्रक्चर के बारे में, मेम्ब्रेन के बारे में। फटाफट से मुझे बताओ गैस करके, ठीक है, सब कुछ मैंने रीड आउट कर दिया, फटाफट से मुझे बताओ गैस करके क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलिए देख लिया, समझ लिया, फटाफट से देखो, यहां पर अगर आपने ध्यान दिया हो मैंने हाईलाइट किए थे 2 पॉइंट। कौन से 2 पॉइंट? कि सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स जो है वो लिपिड बायलेयर के अंदर ट्रेवल कर सकते हैं, विद इन द लिपिड बायलेयर, मतलब ये लिपिड की एक लेयर है, ये लिपिड की दूसरी लेयर है, तो उसके बीच में ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने बोला था ना कि फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट करना बहुत अलग बात है, अंदर जाना और फिर बाहर आना प्रॉपर, ठीक है, मतलब ये कह रहे हैं कि प्रोटीन ने ऐसा किया, बिल्कुल एकदम उसका मन किया कि मैं तो जाता हूँ पूरा अंदर, ठीक है, बिल्कुल एकदम से उचक के यहाँ, फिर एकदम से उचक के यहाँ। तो भाई ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट है ये लिपिड बायलेयर के अलोंग प्रोटीन्स नहीं कर सकते, ठीक है, ये नहीं कर सकते, ये ट्रेवल कर सकते हैं विद इन, बट फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट प्रोटीन्स नहीं कर सकते। दिस वन इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, ये बिल्कुल अपने कुछ डोमेन्स में क्या रहते हैं, कन्फाइंड रहते हैं। यही उस बात का भी कंक्लूजन निकल के आया कि इनके कुछ स्पेसिफिक डोमेन्स है कि भाई यही यही दायरों में रहना है, ठीक है, या फिर कंप्लीटली एम्बेडेड रहना है दोनों प्रोटीन की लिपिड की बायलेयर के बीच में, है ना, या तो कंप्लीटली एम्बेडेड रहना है। तो इस तरह से इनका कुछ दायरा है, ठीक है ना, जिसके अंदर ये वाली बात बिल्कुल भी मैच नहीं करती है कि भाई ये बिल्कुल फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कर जाएंगे लिपिड बायलेयर के अलोंग, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो द स्टेटमेंट बी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। अच्छा, आप लोग ने ध्यान दिया, हर बार जब मैं आंसर बता रही होती हूँ तो मैं पूरी स्क्रीन से अलग होती हूँ, हर बार जब मैं आंसर बता रही होती हूँ, क्योंकि मैं ये इमेजिन कर रही हूँ कि आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को जब प्रिपेयर कर रहे हो तो आप लोग साथ में स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ ले रहे होगे, ठीक है, कि ये क्वेश्चन है, इसका अपन ने ये एक्सप्लेनेशन समझा और उसका ये करेक्ट आंसर है, आंसर के टिक के साथ, ठीक है। तो वो फैसिलिटी मैं आपको इसलिए प्रोवाइड करती हूँ कि पूरा स्क्रीन से अलग हो जाती हूँ, कि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो अगर तो ले सकते हो, है ना, अदरवाइज आपके पास अवेलेबल तो ये हमेशा रहने ही वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट। सी क्वेश्चन नंबर 20 कहता है दैट बिफोर ब्रीडिंग फ्रॉग्स फाइंड देयर वे टू वाटर इन द हेल्प विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोरिसेप्टर्स प्रेजेंट। अच्छा, ब्रीडिंग के पहले, ठीक है, ब्रीडिंग के लिए फ्रॉग्स कहाँ जाते हैं, पानी में जाते हैं, है ना, ये आपको पता होना जरूरी है। इससे पहले भाई ब्रीडिंग के लिए फ्रॉग्स को कहाँ जाना होता है, पानी में जाना होता है। पानी में अगर उनको जाना है तो ब्रीड करने के पहले जब वो पानी की तरफ जाना चाह रहे हैं तो आप ये बताओ कि उन्हें पता कैसे चलता है कि पानी किधर है। हाँ, गूगल मैप तो है नहीं उनके पास कि भैया मैप सर्च कर लिया, टर्न टू योर लेफ्ट, टर्न टू योर राइट, हाँ, कैसे उन्हें पता चलता है कि पानी है किधर, कहाँ जाके करें अपनी ब्रीडिंग प्रोसेस, कैसे चलता है, रिसेप्टर्स के थ्रू। कैसे पता चलता है, रिसेप्टर्स के थ्रू। क्या कहते हैं उन्हें,
ऑस्मोरिसेप्टर्स। क्या कहते हैं? ऑस्मोरिसेप्टर्स। अब ये ऑस्मोरिसेप्टर्स एग्जैक्टली उनकी बॉडी में कहां प्रेजेंट है, बस ये आपको बताना है। क्या उनके हेड पे प्रेजेंट है, यहाँ पे कि भाई चल इधर चल इधर चल इधर चल, क्या उनके हेड पे प्रेजेंट है, या फिर उनकी बॉडी के बैक पे प्रेजेंट है जिससे वो फील करते रहते हैं कह रहे हैं पानी उधर से आ रहा है उधर से आ रहा है, हाँ ऐसा कुछ है क्या इनका, या फिर क्या उनके स्नाउट पे प्रेजेंट होता है, या फिर उनके मुंह के अंदर प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है? तो भाई ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो मैं बता दूं कि भाई ये उनके माउथ में प्रेजेंट होते हैं ऑस्मोरिसेप्टर्स, जो उन्हें गाइड करते हैं कि भाई उधर है पानी, चल उधर चलते हैं, वहां जाके करेंगे ब्रीडिंग। ठीक है, कहां प्रेजेंट होते हैं ऑस्मोरिसेप्टर्स? उनके माउथ में। तो ये रहा भैया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, क्वेश्चन नंबर 21। हार्ट एंड फ्रॉग इज कंप्राइज्ड ऑफ। फ्रॉग की बात यहां पर फिर से की जा रही है क्योंकि आपको पता है कि जो आपका चैप्टर है इसके अंदर, ठीक है, इस चैप्टर के अंदर आपको पहले बहुत सारे एनिमल्स पढ़ने होते थे, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो दे दी गई है, जिसको एकदम राजा वाली फीलिंग आ रही है, वो कौन सा एनिमल है? आपका फ्रॉग है। ठीक है ना, तो फ्रॉग की बात इसलिए यहाँ पर बार बार आ रही है भाई कि हार्ट एंड फ्रॉग इज कंप्राइज्ड ऑफ 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर और इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्स। ठीक है, 4 तो होते हैं लेकिन इनकम्प्लीट होते हैं, या फिर 4 ही होते हैं, या फिर 3 होते हैं, या 2 होते हैं। कितने चैम्बर्स होते हैं? अगर आपने नहीं पढ़ा है, मैम कितनी बार बोलोगे नहीं पढ़ा है नहीं पढ़ा है, ठीक है, पढ़ा तो रहे ना, लेकिन हाँ अब नहीं पढ़ा है तो बोले भी ना, ये क्या बात हुई? ठीक है, हाँ अगर नहीं पढ़ा अभी तक तो मतलब गलती की है ना, सुनोगे भी नहीं उसके लिए, ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? पढ़ा तो रहे ना इन रिटर्न। ठीक है, तो उस पर फोकस करो। तो देखो फ्रॉग जो है भाई, उसके पास कितने चैम्बर वाला दिल होता है? उसका दिल होता है कितने चैम्बर का? बता रही हूं मैं, डायरेक्टली बता रही हूं मैं। देखो उसका दिल होता है भाई 3 चैम्बर्ड हार्ट। फ्रॉग के पास होते हैं 3 चैम्बर वाला दिल। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से देखो, राना टाइग्राना, ठीक है, राना टाइग्रीना, जैसे भी आप उसको प्रोनाउंसिएट करते हो, बिलोंग्स टू फाइलम। विच फाइलम? किस फाइलम से राना टाइग्रीना जो है वो बिलोंग करता है? कॉर्डेटा से। किसका नाम है ये? फ्रॉग की ही बात चल रही है, बदला नहीं है टॉपिक, अभी एक ही राजा चल रहा है अपना अभी इस चैप्टर का, फ्रॉग। अब ये किस फाइलम से बिलोंग करता है? कॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा, यूरोकॉर्डेटा या सेफेलोकॉर्डेटा? किस फाइलम से बिलोंग करता है? बताओ जरा। ये मैं नहीं बताना चाहूंगी, बिल्कुल भी नहीं बताना चाहूंगी, बिल्कुल भी नहीं बताना चाहूंगी। पता फटाफट से मुझे बताओ किस फाइलम से ये बिलोंग करता है? इट बिलोंग्स टू फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है, इट बिलोंग्स टू फाइलम कॉर्डेटा। कॉर्डेटा से ये बिलोंग करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसके पास पाई जाती है नोटोकॉर्ड। क्या पाई जाती है इसके पास? नोटोकॉर्ड। ठीक है ना, तो ये हो गया इसका आंसर भाई, राना टाइग्रीना बिलोंग करता है हमारा कॉर्डेटा से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, तैयार रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, तैयार रहना। क्वेश्चन नंबर 23। ये क्या आया मैम? ये क्या आया मैम? It is not a question. These are the instructions to have the questions. Of which type? Of which type? Assertion and reason. ठीक है, तो अब इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पर आपके पास ये वाले A, B, C और D ऑप्शंस होंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के लिए फटाफट से देख लो कौन से ऑप्शंस है। ये मत समझना हमेशा कि A, B, C, D सेम ही होते हैं। कई बार ये जो C और D है ना, ये वाले हमेशा मतलब 80% ये दो जो है वो सेम ही होते हैं। ये C और D में कई बार जो है चेंजेस आते हैं। ठीक है, कई बार जैसे यहाँ लिखा है कि असर्शन एंड ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, कुछ में ये भी लिखा होता है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। ये वाला ऑप्शन भी कहीं पर होता है, लेकिन यहाँ पर आपके पास कौन सा ऑप्शन है ध्यान देना। ठीक है, इन चीजों को आप क्या क्या करते हो, इन चीजों के ऊपर नजर ही नहीं डालते, इतनी तेजी में निकलते हो इनके ऊपर से तो कि बस मतलब इनको क्या जरूरत है देखने की, तो सेम ही होता है। इसको कौन पढ़ता है, इंस्ट्रक्शन कौन पढ़ता है मैम? हाँ, ऐसे रिएक्ट करते हो तुम लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान देना। अगर ये वाला ऑप्शन यहाँ पे बदला हुआ होता फिर क्या करते? हाँ, क्या करते फिर? सबके आंसर ए और बी होंगे क्या? सी और डी भी तो होगा किसी का। देखो क्या है, यहां पर आपको मिलेगा असर्शन और रीजन के 2 अलग अलग स्टेटमेंट, आपको बताना है। ठीक है, आपको बताना है कि क्या असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है और रीजन सच में एक रीजन दे रहा है असर्शन का, या फिर असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है लेकिन जो रीजन है, ठीक है, रीजन जो है वो एज अ स्टेटमेंट तो करेक्ट है लेकिन वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है, या फिर असर्शन ट्रू है लेकिन रीजन जो एक स्टेटमेंट है वो पूरा स्टेटमेंट ही फॉल्स है, या फिर असर्शन वाला स्टेटमेंट फॉल्स है लेकिन रीजन वाला स्टेटमेंट जो है वो एज अ स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है ना, तो इस तरह से ये 4 ऑप्शंस हैं, इनके बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखा रही हूं असर्शन रीजन का। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है,
फर्स्ट स्टेटमेंट assertion says there is no difference between the terms taxon and category. ये कह रहा है कि taxon और category के बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं है, और यहाँ पर रीजन दिया जा रहा है कि एवीज इज अ टैक्सॉन दैट इंक्लूड्स द कैटेगरी बर्ड्स. एवीज एक वो टैक्सॉन है जो कि इंक्लूड कर रहा है किस कैटेगरी को? बर्ड्स को. ठीक है, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स टैक्सॉन एंड कैटेगरी. तो क्या ये बात सही है? अगर आप लोगों ने मतलब लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको याद होगा, मैंने आपको ये चीज बार बार बताई थी. ठीक है, बार बार बताई थी. सबको ऐसा लगता है कि टैक्सॉन भी सेम है, कैटेगरी भी सेम है. दे आर हाईली रिलेटेड, they are highly related but not the same thing. ठीक है, but not the same thing. ठीक, अगर सेम होते तो नाम ही क्यों देते, अलग नाम क्यों देते, राइट? तो देखो क्या बताया मैंने कि टैक्सॉन और कैटेगरी किस तरह से बहुत हाईली रिलेटेड है पर किस तरह से अलग हुए. ये जो एग्जांपल यहाँ पर इसी का दिया हुआ है ना, यही उस बात को एक्सप्लेन कर देगा दैट एवीज इज अ टैक्सॉन. ठीक है ना, एवीज क्या हुई? एक पूरी टैक्सॉन हुई जिसके अंदर एक कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म आता है. वो कैटेगरी कौन सी है? कैटेगरी का नाम क्या है? बर्ड्स. ठीक है, सारे बर्ड्स उसके अंदर आते हैं. टैक्सॉन कौन सा? किसके अंदर आते हैं? एवीज के अंदर आते हैं. आप समझ पाए? एवीज इज अ टैक्सॉन और बर्ड्स उसकी कैटेगरी है, जिस मतलब उसके अंदर सारे तरह के क्या आ रहे हैं? बर्ड्स आ रहे हैं. ठीक, तो एवीज एंड टैक्सॉन के बीच में, मतलब सॉरी, टैक्सॉन और कैटेगरी के बीच में क्या निकल कर आया? डिफरेंस निकल कर आया. तो ये कह रहे हैं देयर इज नो डिफरेंस. तो ये स्टेटमेंट हो गया आपका गलत और ये स्टेटमेंट हो गया आपका सही. अब देखो कौन सा करेक्शन बनता है भाई इसमें, कौन सा कॉम्बिनेशन बनता है इसमें? हाँ, assertion false, reason is true. assertion false, reason is true. बन गया आंसर, बन गया आंसर. क्या बना? ऑप्शन नंबर डी. क्या बना? ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, चलो ले लो स्क्रीनशॉट. क्वेश्चन नंबर 23, करेक्ट आंसर इज डी. assertion is false, reason is true. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, क्या कह रहा है? स्पाइरुलिना एक नॉन टॉक्सिक फास्ट ग्रोइंग साइनोबैक्टीरिया है जिसे कल्चर किया जाता है, ड्राई किया जाता है, पाउडर बनाया जाता है बिल्कुल पीस पीस के, और फिर उसको टैबलेट की तरह, ठीक है, टैबलेट बना के या पाउडर बना के उसको फिर क्या कर दिया जाता है? सप्लाई किया जाता है. ठीक है, क्यों सप्लाई किया जाता है? क्योंकि इट इज बीइंग यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन रिच सप्लीमेंट टू डाइट ऑफ ह्यूमंस. ठीक है, ह्यूमंस की डाइट के लिए उसको एक प्रोटीन रिच सप्लीमेंट की तरह यूज किया जाता है, इसलिए सप्लाई किया जाता है. तो क्या ये दोनों बातें आपको सही नजर आ रही हैं? बिल्कुल सही नजर आ रही है मैम, बिल्कुल सही बात है. स्पाइरुलिना का यही सारा सब कुछ कैरेक्टर है और इसीलिए उसको सप्लाई किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, क्योंकि वो प्रोटीन रिच है. वरना क्यों बनाते हैं? हर चीज को थोड़ी तुम लोग ऐसे सुखा सुखा के पीसने लग जाते हो. हाँ, जिसका कुछ मतलब होगा तभी पीसते हो ना. तो दिस इज द assertion and this is the reason. both are correct for each other. So the option will be A, that assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? एल्गे बिलोंगिंग टू डिफरेंट डिविजन्स कंटेन सिमिलर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स. वो एल्गे जो कि अलग अलग डिवीजन से बिलोंग करती हैं, ठीक है, वो एल्गे जो कि अलग अलग डिवीजन से बिलोंग कर रही हैं, उन सारी अलग, मतलब एल्गे के अंदर जितने भी डिविजन्स है ना, ठीक है, अलग अलग डिविजन्स, उसके अंदर कौन कौन से क्लासेस में है मैम? एल्गे के अंदर हमारे पास है क्लोरोफाइसी है, फियोफाइसी है, रोडोफाइसी है ना, ये सारी क्लासेस हैं उसकी. तो वो कह रहे हैं कि इन सबके पास सिमिलर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है. क्या ये सही बात है? क्या ये सही बात है? ये जो तीनों नाम मैंने अभी लिए ना, क्लोरो, फियो, रोडो, अगर आपको इनका कॉमन नेम पता है ना, अगर आपको पता है, बस ये बात वहीं खत्म हो जाएगी. नेक्स्ट कह रहा है एल्गे ऑफ डिफरेंट डिविजन्स लिव इन सिमिलर हैबिटेट. ठीक है, मतलब ये जो अलग अलग डिवीजन इसको किए गए हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये जो डिवीजन है ना, इसका मतलब वो किंगडम के बाद आने वाला डिवीजन नहीं है. डिवीजन का मतलब फर्दर जो डिवाइड किया गया है, जो बांटा गया है, वो वाला डिवीजन है. ठीक है, तो वो सब सेम हैबिटेट में रहते हैं अलग अलग डिवीजन के. क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? बताओ. सबसे पहले तो मुझे इसके बारे में बताओ. हाँ, जो मैंने तीन नाम आपको लेके बताए, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, ठीक है, इनके कॉमन नेम मैं सिर्फ यहां लिख रही हूं. क्लोरोफाइसी का कॉमन नेम है ग्रीन एल्गे, ठीक है, फियोफाइसी का है आपका ब्राउन और रोडोफाइसी का है आपका रेड. ठीक है, अब बताओ, जब नाम ही उन तीनों के कॉमन नेम जो है वो उनके तीन अलग कलर को दिखा रहे हैं, तो तीन अलग कलर एक सेम पिगमेंट से कैसे आ सकते हैं? मतलब दे हैव डिफरेंट पिगमेंट्स फॉर डिफरेंट कलर्स, राइट? तो स्टेटमेंट आपका फर्स्ट वाला क्या हो गया? गलत. दैट algae belonging to different divisions contain similar photosynthetic pigment. No, they have different pigments for different colors. और हाँ, इन सब का हैबिटेट जो है वो सेम है. इन सब का हैबिटेट जो है वो कैसा है?
सेम है तो क्या कॉम्बिनेशन बनना चाहिए भाई? assertion false, reason is true. कहाँ है ये रहा। तो क्या बनेगा इसका आंसर? आंसर बनेगा डी, assertion is false, reason is true. नेक्स्ट क्वेश्चन है 26. assertion कह रहा है tube within tube body plan is the typical condition in the animals. This type of body plan occurs in the majority of animal phyla from nematoda to chordata. अब अगर आप यहाँ पर सोचोगे कि भाई ये ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान क्या है? ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब होता है कि एक पूरी जो बॉडी है, ठीक है, आउटर जो उसकी कवरिंग है, उसके अंदर भी एक कैविटी, कवर्ड कैविटी, ठीक है, सीलोम जिसे कहते हैं। टर्म क्या यूज किया जाता है इसके लिए मैं आपको बताऊं, इसके लिए टर्म यूज किया जाता है सीलोम, ठीक है, सीलोम टर्म यूज किया जाता है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये कहां से कहां पाई जाती है, तो नीमेटोडा से कॉर्डेटा तक ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। अब आप सोचोगे कि मैम जो हमने फाइलम पढ़े हैं, 11 फाइलम्स पढ़े हैं हमने, पॉरीफेरा से स्टार्ट करते हैं, कॉर्डेटा पे खत्म कर देते हैं, राइट? तो ये नीमेटोडा तो उनमें कहीं आया ही नहीं था, बस यही है कंफ्यूजन, यही आएगा मैक्सिमम लोगों को कंफ्यूजन। तो भाई आपका जो एस्केलमिंथस है, ठीक है, एस्केलमिंथस जो आपका फाइलम है, इसी फाइलम को, ठीक है, इसके अंदर और आते हैं फाइलम्स, ठीक है, उनमें से एक है नीमेटोडा, इसमें से एक है क्या? नीमेटोडा, ठीक है, ये उसी को कहते हैं नीमेटोडा टू कॉर्डेटा। अब ये जो बात चल रही है आपकी सीलोम वाले एनिमल्स की चल रही है, तो these all are सीलोमेट्स, these all are सीलोमेट्स। कौन ऑल? एस्केलमिंथस, मतलब नीमेटोडा से लेकर आपके कॉर्डेटा तक आने वाले सारे एनिमल्स कैसे हैं? सीलोमेट्स हैं, ठीक है, इन सब में पाई जाती है सीलोम, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। तो अब देखो क्या कह रहे हैं स्टेटमेंट्स, दैट assertion and reason are true and reason is the correct explanation। तो भाई ठीक है, करेक्ट है, क्योंकि ये दोनों ही करेक्ट हैं, ठीक है ना। तो बस हो गया आपका आंसर डन। क्या बनेगा आंसर? क्या बनेगा आंसर? देखो यहां क्या बन जाएगा आंसर? आंसर विल बी ए। सॉरी यार, मेहनत हो गई दोबारा, पर अच्छा हुआ मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, दैट फिलोटैक्सी रिफर्स टू द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम एंड इट्स ब्रांचेस। फिलोटैक्सी क्या करती है? लीव्स का मोड ऑफ अरेंजमेंट बताती है कि इसकी फिलोटैक्सी क्या है, मतलब लीव्स किस तरह से अरेंज है। एक मेन एक्सिस के अलोंग, स्टेम के अलोंग जो लीव्स हैं वो स्पाइरली अरेंज है, या फिर वो रेटिकुलेट अरेंजमेंट है, या फिर वो अल्टरनेट अरेंजमेंट है, राइट, रेटिकुलेट वेनेशन है। तो ये सारा लीव्स का जो अरेंजमेंट है ना, कि लीव्स किस तरह से अरेंज है स्टेम के ऊपर और उसकी ब्रांचेस के ऊपर, वो पूरा अरेंजमेंट बताने वाली जो ब्रांच है आपकी वो क्या है? फिलोटैक्सी है ना। इसके अलावा ये ऐसा करती है, ये जो ब्रांच है ये इस तरीके से आपको सारी डिटेल बताती है, क्यों? ताकि ये बता सके कि द लीव्स टू गेट प्रॉपर एक्सपोजर, ठीक है, इस अरेंजमेंट से होता क्या है, इससे बेनिफिट क्या मिलता है? लीव्स को मिलता है एक प्रॉपर एक्सपोजर, किस चीज का? सनलाइट का, और ओवर क्राउडिंग नहीं होती, है ना। मतलब अगर लीव्स का अरेंजमेंट जो कि आप एक बता रहे हो कि भाई फिलोटैक्सी होती है मैम, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, फिर इसमें भी लीव्स जो है वो इस तरीके से पाई जाती है, ठीक है ना, ये वाला अरेंजमेंट चलता है मैम, ठीक है ना। इस तरीके कई सारे अरेंजमेंट चलते हैं, लेकिन हर एक अरेंजमेंट का मोटिव क्या है, उसमें ध्यान क्या रखा जाता है, इससे रिलेट करने वाला नेक्स्ट स्टेटमेंट, कि वो क्या कर दे, ओवर क्राउडिंग जो हो रही है उसको रोक सके, सबको एक सेपरेट प्लेस दे सके, एक एक्सपोजर दे सके कि सनलाइट सबके ऊपर क्या कर सके, अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर सके, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इसका एब्सोल्युटली करेक्ट है कि भाई फिलोटैक्सी यही ब्रांच होती है जो लीव्स के अरेंजमेंट के साथ डील करती है, और इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि वो ओवर क्राउडिंग वो सबको प्रॉपर्ली देती है, ओवर क्राउडिंग से बचाती है, ठीक है ना। तो ये आई थिंक क्लियर आ गया, हो गया, समझ आ गया आपको, ठीक है। देखो जरा इसका आंसर क्या बनेगा आपका, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 28, दैट प्राइमरी जाइलम इज एक्सार्च इन रूट्स एंड एंडार्च इन स्टेम्स। प्राइमरी जाइलम की बात हो रही है कि रूट में होता है एक्सार्च, ठीक है, और स्टेम में होता है एंडार्च। दो तरह के हो गए। एक्सार्च कंडीशन जो है जाइलम की, जो कि रूट में पाई जा रही है, वो क्या फैसिलिटेट कर रही है, ठीक है, कि इनफ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम कॉर्टेक्स टू, ठीक है। जबकि नेक्स्ट अगर अपन बात करें किसकी, जो स्टेम में पाई जा रही है, एंडार्च कंडीशन,
दिस फेवर्स द एसेंट ऑफ सेप। अब आपको यहाँ पर क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि ये जाइलम की एग्जैक्ट कंडीशन क्या होती है ना। चलो लिख नहीं रही हूं मैं, टाइम वेस्ट होगा, यहीं पर टिक करके बता रही हूँ। एक कलर मैं यूज कर लेती हूँ कोई डिफरेंट, अगर वो मेरा साथ दे दे। देखो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि एग्जैक्ट कंडीशन ऑफ रूट क्या होती है जाइलम की, ठीक है, जो दी है, और एंडार्च कंडीशन क्या होती है जाइलम की। ये दो कंडीशन आप देखोगे, उसके बाद आप देखोगे कि ये एसेंट ऑफ सेप क्या है ना। ये आपको समझनी पड़ेंगी, तब आप इस आंसर को फ्रेम कर पाओगे। आप तीनों चीजों को समझते हैं। देखो जाइलम से अगर मैं बात करूं, ठीक है, जाइलम का अगर मैं अरेंजमेंट बनाऊं तो मैं एक अरेंजमेंट सबसे पहले मैंने बना दिया, कोई भी जाइलम मुझे बनाना है ना, मैंने एक सर्कल सा बना के उसके बीच में बना दी एक पिथ, ठीक है। अब मैंने दो चीजें तो आपको बता दी, मैंने इसमें दो चीजें तो आपको बता दी कि भाई ये है आपका कॉर्टेक्स, ठीक है, और ये है जो सेंट्रल रीजन है ना, पूरा सेंटर का एक रीजन मैंने डिफाइन कर दिया है कि ये है आपकी क्या पिथ, ठीक है। अब मुझे इसमें बनाने हैं क्या आपके जाइलम के अरेंजमेंट, ठीक है, कि एग्जार्च में कैसे होंगे और एंडार्च में कैसे होंगे। एक और मैं बना देती हूं ताकि मैं एग्जार्च और एंडार्च दोनों ही इसमें दिखा सकूं, ठीक है। गोलों पे मत जाना मेरे, ठीक है, ये जैसा बन जाए कंडीशन में सही एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। अब देखो इसमें भी मैंने ये जो स्ट्रक्चर्स बनाए हैं दीज आर सेम, ठीक है। ये है आपकी कॉर्टेक्स, ठीक है, और ये सेंटर में जो रीजन है, पूरा सेंट्रल रीजन जो है, दिस इज द पिथ। अब लेकिन इसके अंदर जो मुझे पूरा मेन कंटेंट बनाना है, जो इसको डिफाइन करेगा कि ये कैसे एग्जार्च और कैसे एंडार्च, 1 सेकंड या 2 सेकंड में आपको प्रोवाइड कर रही हूं। इमेजिन करो जो आपने पढ़ा हुआ है, क्या आप रिकॉल कर पा रहे हो कि एग्जार्च कंडीशन क्या हुआ करती थी और एंडार्च क्या हुआ करती थी। पूरा फ्रेमवर्क मैंने यहाँ डिसाइड कर दिया है, फटाफट से बताओ। चलो कर लिया रिकॉल, मैं बता दूं, आ गई मेरी बारी, कर लिया रिकॉल सबने। देखो अब देखो, ये चीज बताने से पहले ना यहाँ पर एंट्री होगी 2 नए टर्म्स की, ठीक है। कितने नए टर्म लेके आओगी मैम, एक एक्सप्लेनेशन में आप इतना सब कुछ तो बता रही हो, तो भाई जरूरी है बताना, क्योंकि मैंने आपको पहले क्या बोला था कि सिर्फ यही क्वेश्चन में प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगी, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आने वाले सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पर करवाऊंगी, ठीक है। तो अब मुझे करना पड़ेगा, अब बोल दिया तो करना पड़ेगा, ठीक है। क्या 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 ढूंढ रही हूँ मैं ढूंढ रही हूँ एक कलर जो मेरा साथ दे दे, ठीक है, क्योंकि मुझे एंट्री करवानी है 2 नए टर्म्स की। ध्यान से सुनना, गौर नाल सुनना, ठीक है। एक है आपका प्रोटोजाइलम, ठीक है, और दूसरा है आपका इसका भाई एक और जो है मेटाजाइलम, ठीक है। अब यहां दिख रहा है या नहीं है मुझे नहीं पता, पर मैंने बना दिया, ठीक है, दिख रहा होगा वैसे, ठीक है। तो ये है आपका प्रोटोजाइलम और ये है आपका मेटाजाइलम। अब इनके बारे में मैंने आपसे ये बोला कि ये जो प्रोटो को जब मैं पढ़ती थी ना, सबसे पहली बार मैंने इन शब्दों को अपने जीवन में सुना था, तो मुझे ऐसा लगा था कि मुस्कान मैं इसको डायरेक्टली याद नहीं रख पाऊंगी, आगे जब पूरी कहानी आएगी ना तो मुझे लगा मुझे इसकी बनानी चाहिए कोई शॉर्ट ट्रिक। तो मैंने इसको कुछ ऐसे याद किया था कि ये जो आपका प्रिमिटिव वाला जाइलम है ना, प्रोटोजाइलम जो है, ये आपका क्या होता है, प्रिमिटिव वाला जाइलम होता है, पुराना वाला जाइलम होता है। तो मैंने इसको ऐसे याद कर लिया कि ये आपका है ओल्डर, ठीक है, और साथ ही साथ मैंने याद कर लिया कि ये होता है कैसा, पुराना वाला कैसा होता है, स्मॉल, ठीक है, छोटे छोटे होते हैं, ठीक। और अब मैंने बात की भैया नेक्स्ट वाले की, मेटाजाइलम की, तो ये है हमारा नया बन रहा जाइलम, ठीक है, और ये होता है कैसा, बिग, ठीक है। इस तरह से मैंने इन्हें जो है याद कर लिया था अपने बचपन में, समझे बात। तो ये हो गया आपका प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम का इंट्रोडक्शन, ओल्डर, न्यू, स्मॉल एंड बिग, ठीक, क्लियर इतनी बात। अब बनाएंगे क्या, अब बनाएंगे मैम अपन बनाएंगे अब डायग्राम, ठीक है। अब आपको बनानी है क्या, एग्जार्च और एंडार्च कंडीशन, जो कि इन्हीं प्रोटो और मेटाजाइलम के अरेंजमेंट पे डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करेगी, प्रोटोजाइलम, ठीक है, प्रोटोजाइलम जो कि मैंने आपको बोला कैसे होंगे, छोटे, ठीक है। मैं एक पहले ना यहाँ पर मेटा बना दूं, ठीक है, ये कलर्स मेरा साथ नहीं देंगे, पर मुझे पूरा भरोसा है आप लोग मेरा साथ दोगे, ठीक है। 4 और 5, ठीक है, इस तरह से मैंने कुछ भी नंबर बना दिया, फिलहाल अपन नंबर पे नहीं जा रहे, है ना। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ये मैं क्या कर रही हूँ, जाइलम का अरेंजमेंट बता रही हूँ आपको, ठीक है। इस तरह से मैंने बना दी आपकी पूरी ये स्ट्रक्चर, ठीक। अब ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया, अब आप इसको समझो, ये किस तरफ जा रहा है, प्रोटो से मेटाजाइलम की तरफ जा रहा है। प्रोटो बोला था ना मैंने, छोटा होगा, ओल्ड होगा, ठीक है, ये प्रोटो से मेटा की तरफ जा रहा है। इसी का बना दो अब उल्टा, ठीक है, यहां बना लो मैडम आप बड़े बड़े से आपके मेटाजाइलम, 3 4 5, ये तो बहुत बड़ा बनाया मैम आपने, इसमें 6 बना लो, अच्छे लगेंगे, है ना, इसमें 6 बना लो, अच्छे लगेंगे। चलो अभी अपन कोई एक बिल्कुल उसकी बात तो कर नहीं रहे हैं कि अपन को नंबर का स्पेसिफिकेशन लेके चलना पड़े। तो ये मैंने बना दिए भाई, ठीक है, प्रोटो से
सॉरी मेटा से प्रोटो की तरफ, ठीक है, ये मैंने बना दिए मेटा से प्रोटो की तरफ, ठीक है। अब मैं आपको डिस्क्लोज कर दूं कि इनमें से एग्जार्च कंडीशन कौन सी है और एंडार्च कंडीशन कौन सी है, ठीक है। दिस इज द एग्जार्च कंडीशन ऑफ जाइलम एंड दिस इज द एंडार्च कंडीशन ऑफ जाइलम। हाँ, मुझे लगा मैंने एंडार्च पहले बोल दिया है, ठीक है। तो दिस इज द एग्जार्च एंड दिस इज द एंडार्च कंडीशन ऑफ जाइलम, ठीक। अब जाइलम की ये दो कंडीशन आपको पता चल गई, आप ऑलमोस्ट क्लोज आ गए हो इस क्वेश्चन के बारे में जो पूछा जा रहा था उससे। क्या पूछा जा रहा था कि मैम प्राइमरी जाइलम जो है वो क्या होगा, रूट में। अभी भी मैम और भी बचा है, मतलब ये दिखने में जब इसको सबसे पहले रीड किया तो समझ नहीं आया था कि इसके अंदर इतना सारा कॉन्सेप्ट है, पर निकल के आता जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा। अभी इसके अंदर ये बोल रहा है कि रूट और स्टेम वाली कंडीशन भी तो समझो आप, ये तो अभी बाकी है। देखो एग्जार्च कंडीशन क्या है वो समझ ली मैडम अपन ने, एंडार्च कंडीशन क्या है वो समझ ली अपन ने। अब ये कह रहा है कि रूट में एग्जार्च होता है और स्टेम में एंडार्च होता है, मतलब ये वाला होता है आपका रूट में, है ना, और ये वाला होता है आपका स्टेम में, ठीक है। अब देखो एग्जार्च कंडीशन रूट में क्यों होती है, क्या मैं ये अपना जो बचपन का ज्ञान था इसको मिटा दूं, यहां से इसको मिटा दूं मैं, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहां पर आपसे पूछा गया कि एग्जार्च कंडीशन जो है जाइलम की वो क्या करेगी, इनफ्लो ऑफ वाटर को फैसिलिटेट करेगी फ्रॉम द कॉर्टेक्स। याद है ना, कॉर्टेक्स बताई थी मैंने, कॉर्टेक्स से वाटर को अंदर फ्लो होने देगी एग्जार्च कंडीशन रूट में, क्योंकि रूट को पानी अब्सॉर्ब करना है। मैम बिल्कुल लॉजिकली बात तो फिट बैठ रही है ना। नेक्स्ट क्या बोला कि एंडार्च कंडीशन जो होगी वो क्या करेगी, एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप क्या है मैम, हाँ, एंडार्च कंडीशन को ध्यान से देखो जरा, एंडार्च कंडीशन को ध्यान से देखो जरा, ये बता रहे हैं आपको स्टेम्स के अंदर, ठीक है, स्टेम के अंदर पानी जितना भी उसको चाहिए उसको बनाए रखना और एक्सेस वाटर को अंदर ना आने देना, जो चाहिए उसको मेंटेन रखना लेकिन एक्सेस को अंदर ना आने देना। ये कंडीशन को डेवलप करके रखेगी कौन स्टेम, ठीक है। तो ये थी भाई आपकी एग्जार्च और एंडार्च कंडीशन, ठीक है, स्टेम और रूट में। अब इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन लेने के बाद आई होप आप समझ पाए होंगे कि इसका करेक्ट आंसर बनता है क्या। इसका करेक्ट आंसर बनता है कि असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू। भाई लॉजिकली फिट बैठ रही थी ना बात आपकी, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ये आ गया आपका टिक मार्क। और देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 ये रहा आपके सामने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ अपन आ चुके हैं। एक ही क्वेश्चन इसके बाद बस बाकी है। आज का सुपर 30 सीरीज का मैम फर्स्ट सेशन बहुत जल्द अपन कंप्लीट करने वाले हैं, राइट। देखो Schleiden and Schwann were the first to observe the cells and to put forward cell theory. Schleiden and Schwann जो थे सबसे पहले थे भाई साइंटिस्ट जिन्होंने सेल को ऑब्जर्व किया। हाँ, कुछ गड़बड़ नहीं लग रही कुछ, हाँ बिल्कुल मैम, मतलब कैसे आपको ये बोल सकता है, कैसे क्वेश्चन ऐसा बोल सकता है। 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं दैट सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने की, सबसे पहले उसको ऑब्जर्व किसने किया, राइट। ये दोनों साइंटिस्ट के नाम जो मैंने अभी डिस्क्लोज नहीं किया, आप सुनते आ रहे हो ना। पहले मैं पूरा क्वेश्चन रीड कर दूं फिर बताती हूँ। देखो स्लीडन एंड श्वान के बारे में बोल रहे हैं कि ये ऑब्जर्व कर रहे थे सबसे पहले, मतलब हद हो गई, जिन्होंने किया उनको क्या भूल गए। एंड पुट फॉरवर्ड सेल थ्योरी, हाँ ये उन्होंने किया है, ये बोलो सेल थ्योरी दी है उन्होंने। The cells are always living units. सेल्स हमेशा लिविंग यूनिट होती है भाई, इसमें कोई डाउट ही नहीं है हमको, होती है। हाँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म ही हम तब कंसिडर करते हैं जब उसके पास कम से कम एक सेल हो, नहीं है तो वायरस को बाहर। याद है ना। चलो तो फिर अब क्या करें मैडम, अब क्या करें। हाँ बिल्कुल इजीली समझ आ रहा है ये तो कि एक असर्शन जो है वो अपना क्या है, गलत है ना। क्यों गलत है ये रीजन भी बता दूं, क्योंकि भाई श्लीडन एंड श्वान ने सेल थ्योरी दी, उसमें कोई दिक्कत हमें है नहीं, हम मान रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं मान सकते कि सेल को सबसे पहले ऑब्जर्व इन्होंने किया। सबसे पहले सेल को जो है वो ऑब्जर्व किया था ल्यूवेनॉक ने, ठीक है, जिसे आप भूल नहीं सकते। लेकिन उन्होंने सिर्फ मतलब ऑब्जर्व कर लिया था कि अरे देखो ये जिंदा है, हाँ मतलब ये तो लिविंग है, हाँ कोई लिविंग सेल है। लेकिन क्योंकि वो सबसे पहले थे उन्होंने ऑब्जर्व तो कर लिया, पर वो ये नहीं बता पाए कि ये सेल है, सेल क्या होती है, उसको प्रॉपर एक माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करके जो एक स्टडी करनी होती है, ठीक है। जो वो पूरा काम था वो किसने किया था, वो आपके किया था रॉबर्ट हुक ने, ठीक है ना। तो ये दो साइंटिस्ट को भूल के ये लोग सीधा का सीधा क्रेडिट दे रहे थे श्लीडन एंड श्वान को। बहुत ही बेकार लगी मुझे ये बात इनकी, ठीक है। तो असर्शन जो है भाई वो इनका गलत है, रीजन जो है वो सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन क्या सही बैठ जाएगा, असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, क्वेश्चन नंबर
30 is in front of you. Assertion says lysosomes are organelle in eukaryotic cells. Lysosomes eukaryotic cell में organelle होता है. अच्छा, that contains digestive enzyme to digest macromolecules. अच्छा, मैक्रोमोलिक्यूल को डाइजेस्ट करने के लिए इसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं. ठीक है भाई, आगे बोलो. लाइसोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड फेगोलाइसोसोम्स. इन्हें फेगोलाइसोसोम्स भी कहा जाता है और हेट्रोफेगोसोम्स भी कहा जाता है या डाइजेस्टिव वैक्यूल्स भी कहा जाता है. तो भाई ये बिल्कुल सही बात है. देखो, लाइसोसोम्स का यही फंक्शन होता है. ये वो ऑर्गेनल है जो अपन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं. इनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, है ना, और ये मैक्रोमोलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करते हैं. सारी सही बातें हैं. और इसी वजह से, क्योंकि डाइजेस्ट करते हैं ना, मैक्रोमोलिक्यूल को खा जाते हैं ना, इसीलिए कहते हैं इनको फेगोलाइसोसोम भी कह सकते हो, फेगोसाइटोसिस कर रहे हैं ये भी कह सकते हो, हेट्रोफेगोसोम्स भी कह सकते हो. क्योंकि हेट्रो क्यों? क्योंकि बाहर की चीजों को खाते हैं ना, सेल की चीजों को थोड़ी खाते हैं. हाँ, जो अनवांटेड मटेरियल है, जो वेस्ट मटेरियल है, उसको खाते हैं. ठीक है. एंड डाइजेस्टिव वैक्यूल. ठीक है, डाइजेस्ट करने वाला वैक्यूल भी कह सकते हो. तो भाई बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट. असर्शन इज आल्सो करेक्ट, रीजन इज आल्सो करेक्ट. लास्ट क्वेश्चन का आंसर ये रहा आपके सामने, दैट बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. ठीक है. अब ये पूरी सीरीज का सेशन नंबर 1 कंप्लीट करने के बाद आपको कैसा लग रहा है? आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट गए, कितने इनकरेक्ट गए? अगर इनकरेक्ट गए हैं तो किस वजह से गए? सिली मिस्टेक थी या फिर कोई कॉन्सेप्चुअल डाउट था, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, और फिर वो एक्सप्लेनेशन के बाद क्लियर हुई या नहीं हुई? ये हर तरह के कमेंट, जितने भी मैंने आपको चीजें बताई हैं, ये पूरा फीडबैक मुझे हर एक उस स्टूडेंट से चाहिए जो एक सिंसियर स्टूडेंट है, जिसने ये पूरा सेशन मेरे साथ सेम एनर्जी के साथ देखा है. ठीक है, ये फीडबैक मुझे आप सभी से चाहिए. इसके अलावा मैंने आपको कहा था कि बिगिनिंग में जो हमने चीजें सीरीज की डिस्कस की हैं वो मैं लास्ट में भी एक बार डिस्क्लोज कर दूंगी. तो ये पूरा फॉर्मेट और ये सारी चीजें मैंने आपके साथ शेयर की थी बिगिनिंग में कि भाई ये हमारी टाइमिंग्स हैं. आज आपको अगर फर्स्ट सेशन मिला है एमसीक्यूज, असर्शन, रीजन का, तो कल आपको मिलेगा वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का सीजन नंबर 2, एंड देन आपको मिलेगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, उसका सीजन नंबर 3. देन आपको मिलेगा केस बेस्ड स्टडीज का सीजन नंबर 4. ठीक है. फॉर्मेट अपना क्या है? सिलेबस अपन पूरा 50% कवर कर रहे हैं मिड टर्म एग्जाम के लिए. ये आपकी सीरीज है, सुपर 30 सीरीज. ठीक है. सेशन नंबर 1 अपन आज कंप्लीट कर चुके. नेक्स्ट सेशन आपका होगा वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का. ठीक है. फीडबैक जरूर देना. नेक्स्ट सेशन के लिए प्रिपेयर करके आना. जो आपके फीडबैक्स होंगे अकॉर्डिंगली मैं भी प्रिपेयर करके आऊंगी. ठीक है. आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा. नेक्स्ट सेशन में भी इसी तरह पूरा बिल्कुल फुल ऑफ एनर्जी होके लंच वंच करके आ जाना. ठीक है. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन.